चलिए जी, स्वागत है सभी दोस्तों का हमारी पाठशाला में। गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी लोगों को, आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। होप सो सारे लोग बढ़िया हैं, घर पर हैं, सेफ हैं, मजे में हैं। हाँ जी बच्चों, बेटा आज की क्लास जो है हमारी मैराथन क्लास है, सीए फाउंडेशन लॉ की, 2 घंटे की। और बेटा मैराथन का मतलब 1 वे कम्युनिकेशन होगा, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो बीच में ऐसे कमेंट मत करना कि सर ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। कोई डाउट है तो आप ऐप पर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैराथन है, वैसे मैराथन रिकॉर्डेड ही होती है, लेकिन चलिए लाइव क्लास है, ठीक है। तो आप और मैं अब मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हाँ जी बच्चों, सीए फाउंडेशन लॉ मैराथन क्लास। आइए जी बेटा, अब अपन जो स्टार्ट करेंगे, लगभग 7 घंटे की आपकी मैराथन क्लास होगी, 7 घंटे सीए फाउंडेशन लॉ में, ठीक है। तो आज 2 घंटे में अपन कोशिश करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर दें मैराथन क्लास में। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की माय डियर फ्रेंड्स अपन बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले यूनिट अपन पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा देखो, सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है अनुबंध क्या है। हाँ जी, सारे लोग बताएंगे मुझे अनुबंध क्या होता है। हाँ जी सर, सबसे पहले अनुबंध जब बनाते हैं तो सबसे पहले बेटा क्या आता है, प्रस्ताव आता है। हाँ सर, प्रस्ताव पर जैसे ही कोई व्यक्ति क्या दे देता है सर, स्वीकृति दे देता है, तो सर वो क्या बन जाता है, सर वचन बन जाता है। सर वचन में क्या हो, वचन में, हाँ जी बच्चों, सर वचन में प्रतिफल हो तो सर वो क्या बन जाता है, सर वो ठहराव बन जाता है। और सर ठहराव जो है वो कानून द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय हो। कानून द्वारा क्या हो सर, प्रवर्तनीय हो, तो वो क्या बन जाता है सर, वो अनुबंध बन जाता है। मैंने आपको कहा ये पेन खरीदोगे क्या, कितने रुपए में, 1000 रुपए में आपको प्रस्ताव दिया, आपने कहा हाँ सर, आपके पेन के लिए हम कैसे मना कर सकते हैं, स्वीकृति दे दी, बेटा वचन बन गया। प्रतिफल है या नहीं है आपके लिए पेन, मेरे लिए 1000 रुपए, वो ठहराव बन गया, कानून द्वारा प्रवर्तनीय। आप मुझे बताओ, पैसे नहीं दो तो मैं आप पर वाद प्रस्तुत कर सकता हूं क्या, यस। आप भी मुझ पर वाद प्रस्तुत कर सकते हो, पेन नहीं देता हूं, यस। क्योंकि अच्छे कार्यों के लिए अपन बताओ क्या कर रहे हैं, अनुबंध कर रहे हैं। तो इस दशा में वो क्या बन गया बेटा, अनुबंध बन गया। लेकिन जो गलत कार्यों के लिए होता है, ठीक है, जैसे चरस गांजा खरीद रहे बेच रहे, मारने पीटने के कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर अनुबंध नहीं बनता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में हमने जो दूसरा टॉपिक आता है, ठहराव और अनुबंध के मध्य क्या अंतर होता है बेटा। ठहराव, सबसे पहले अर्थ बेटा बताओ क्या होता है, वचन जिसमें प्रतिफल हो, वचन बेटा जिसमें क्या हो, प्रतिफल हो, वो क्या होता है, ठहराव। और सर ठहराव जो कानून द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय हो, वो क्या होता है सर, अनुबंध होता है। ठहराव का क्षेत्र क्या होता है बेटा, व्यापक होता है, क्योंकि सर इसमें वैधानिक और सामाजिक और सारी चीजें आती है। परंतु अनुबंध का क्षेत्र संकीर्ण होता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें केवल वे ही ठहराव आते हैं। हाँ, वे ही ठहराव आते हैं जो कानून द्वारा क्या हो, प्रवर्तनीय। इसलिए इसका अर्थ क्या हो गया, संकीर्ण हो गया। सर वैधानिक औपचारिकता है। आप बताओ, ठहराव पक्षकारों पर कोई बाध्य उत्पन्न करता है क्या, केवल अनुबंध नहीं, केवल ठहराव हुआ है, अनुबंध नहीं हुआ ना सर, वो पक्षकारों पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करता। अच्छा, अनुबंध हुआ है, अनुबंध हो गया तो पक्षकार एक दूसरे के लिए बाध्य हो जाते हैं, उनको एक दूसरे की बात माननी पड़ती है, अन्यथा एक व्यक्ति वाद प्रस्तुत कर देगा। तो अनुबंध जो है वो एक पक्ष, अनुबंध जो है वो क्या करता है, वैधानिक दायित्व उत्पन्न करता है। बेटा ठहराव, क्या सारे ठहराव अनुबंध होते हैं, ना सर, केवल वही ठहराव अनुबंध होते हैं जो विधान द्वारा प्रवर्तनीय। अर्थात जो ठहराव है जरूरी नहीं वो अनुबंध होंगे, लेकिन सारे अनुबंध, हाँ जी सर, सारे अनुबंध क्या होते हैं, सारे अनुबंध ठहराव होते हैं। अच्छा, उसके बाद में वैध अनुबंध के अनिवार्य तत्व, बेटा कितने अनिवार्य तत्व हैं, देखो 11 अनिवार्य तत्व हैं। सबसे पहले नंबर 1 है बेटा 2 पक्षकार। वैध अनुबंध होने के लिए क्या होने चाहिए, 2 पक्षकार होने चाहिए, एक प्रस्ताव देने वाला और एक प्रस्ताव स्वीकार करने वाला। सर जो पक्षकार हैं, क्या वो बताओ, क्या आपके पक्षकार जो होंगे वो प्राकृतिक रूप से जन्म लिए हुए व्यक्ति होने चाहिए, ना बेटा, वो क्या हो सकते हैं, जो आपके कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी, विश्वविद्यालय, वो भी हो सकते हैं। अच्छा बेटा, एक केस आया था इसमें, गुजरात राज्य बनाम रमनलाल एस एंड कंपनी। इस केस में बेटा क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था, एक साझेदारी फर्म के विघटन पर फर्म ने अपनी संपत्ति अपने साझेदारों को दे दी, बांट दी। तो एक सेल टैक्स अधिकारी ने उस पर सेल टैक्स लगाना चाहा कि देखो एक फर्म अपने साझेदारों को संपत्तियां बेच रही है, तो हम बोलेंगे फर्म और साझेदार एक ही होते हैं, उनका पृथक अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पर 2 पक्षकार नहीं, एक ही पक्षकार है, ये तो संपत्तियों की बिक्री नहीं है, बंटवारा है, इसलिए उस पर सेल टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा बेटा, पक्षकारों के वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने की भावना होनी चाहिए। यदि पक्षकारों का इरादा बताओ क्या है, घरेलू प्रकार का ठहराव करने का है, तो बेटा वो ठहराव कभी भी वैध नहीं होते। जैसे बेटा मैंने अपने बर्थडे पार्टी में प्रियंका चोपड़ा को आमंत्रित किया,
वो नहीं आई बेटा, क्या मैं उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता हूं? नहीं सर, पक्षकारों का इरादा वैधानिक दायित्व उत्पन्न करने का है, बालफोर बनाम बालफोर। अच्छा बेटा, कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां अन्य वैधानिक औपचारिकताओं का पालना करना पड़ता है, जैसे बीमा का अनुबंध होता है। हाँ सर, बीमा का अनुबंध लिखित में होना जरूरी होता है। अच्छा, जैसे अचल संपत्ति का है, उसका पंजीकरण भी होना चाहिए, अर्थों की निश्चितता होनी चाहिए। मेरे पास में बेटा 20 गाड़ियां, मैं कहता हूं मेरी गाड़ी 5 लाख में खरीदोगे क्या? आपने कहा हाँ, वो अनुबंध वैध नहीं है, क्योंकि कौन सी गाड़ी देने का वो जो अनुबंध कर रहे हैं वो पता नहीं है। तो अर्थों की निश्चितता होनी चाहिए। ठहराव के निष्पादन की संभावना, आपने कहा सर आपका सामान दिल्ली पहुंचाना है, लो 15 मिनट में पहुंचा देंगे हम दौड़कर, आप हमें 50,000 रुपए दे दो। तो बेटा क्या ये ठहराव संभव है? ना बेटा, असंभव है। तो ये अनुबंध भी वैध नहीं है। तो वैध अनुबंध होने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ जी बेटा, वैध अनुबंध होने के लिए अनुबंध का निष्पादन संभव होना चाहिए। प्रस्ताव तथा स्वीकृति या ठहराव, बेटा ध्यान रखना, वैध अनुबंध होने के लिए प्रस्ताव भी होना चाहिए। अरे प्रस्ताव नहीं तो अनुबंध कैसे बनेगा? स्वीकृति भी होनी चाहिए, ठहराव भी होगा, तभी तो वो अनुबंध बनेगा। अच्छा, सहमत स्वतंत्र सहमति, बेटा पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। आपने किसी की सहमति बेटा उसको डरा धमका कर, उत्पीड़न द्वारा या उसको बहला फुसला कर, अनुचित प्रभाव द्वारा, जैसे टीचर अपने विद्यार्थी के ले लेता है, कपट या मिथ्या वर्णन द्वारा नकली चीज असली बताकर उसकी सहमति ले ली, तो वह अनुबंध वैध नहीं होगा बेटा। पक्षकारों की क्षमता, पक्षकार सक्षम होने चाहिए। सक्षम कौन होता है? बड़ा बच्चा हो, वयस्क होना चाहिए बेटा, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए। ये 3 शर्तें जो पूरी करेगा वही पक्षकार अनुबंध कर सकता है। अच्छा बेटा, प्रतिफल, वैध अनुबंध होने के लिए, अरे प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं भाई, प्रतिफल तो होना ही चाहिए। और नेक्स्ट है प्रतिफल विधिमान्य। हाँ, प्रतिफल विधिमान्य भी होना चाहिए, उद्देश्य विधिमान्य भी होना चाहिए। मैं कहता हूं ड्रग्स खरीदोगे क्या? हाँ, और आप इतना पैसा दे दो, क्या वो अनुबंध वैध है? ना, क्योंकि यहाँ पे प्रतिफल उद्देश्य विधिमान्य नहीं है। व्यर्थ नहीं होना चाहिए बेटा, जो व्यर्थ होता है वो तो कभी वैध हो ही नहीं सकता। अच्छा बेटा, अब अनुबंध के प्रकार, वैधता के आधार पर वैध अनुबंध, बेटा जिसमें वैध अनुबंध के सभी अनिवार्य तत्व हो, जो प्रवर्तनीय हो, वो वैध है। व्यर्थ अनुबंध, बेटा एक होता है व्यर्थ ठहराव और एक होता है व्यर्थ अनुबंध, दोनों में अंतर होता है। व्यर्थ ठहराव प्रारंभ से ही शून्य होता है, जैसे अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही शून्य। व्यर्थ अनुबंध जब बनाया गया था तब तो वैध था, परंतु कोई ऐसी घटना ऐसी हो गई जिसके कारण से वो वैध नहीं रहा, तो वो क्या बन गया? व्यर्थ अनुबंध बन गया। मैंने कहा आपको मैं क्या दूंगा? आपको मैं अपना ये इतना सामान दूंगा 10 दिन बाद, आपने कहा सर पैसे दे देंगे। 5 दिन बाद गोदाम में आग लग गई, माल जल गया। बनाया था तब तो वैध था, परंतु बाद में असंभव हो गया, वो संभव नहीं हो सकता। वो चीज होती है व्यर्थ ठहराव, नहीं वो व्यर्थ अनुबंध होती है। भारत के रहने वाले मोदी ने चाइना के रहने वाले जिनपिंग से अनुबंध किया कि जिनपिंग 10 दिन बाद माल सप्लाई करेगा, मोदी 10 दिन बाद पैसा देगा। चाइना के साथ युद्ध हो गया, 5 दिन बाद उस देश के सारे नागरिक शत्रु देश के नागरिक हो गए। अनुबंध क्या हो गया? व्यर्थ अनुबंध है ये, व्यर्थ ठहराव नहीं है। व्यर्थ नहीं अनुबंध बेटा, एक पक्षकार सही होता है, दूसरा गलत होता है। जहां पर पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं होती, आपने उसको डरा धमका कर, उत्पीड़न द्वारा, अनुचित प्रभाव द्वारा, कपट द्वारा, मिथ्या वर्णन द्वारा सहमति ली। एक्स ने वाई को कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुमने तुम्हारी गाड़ी जो होंडा सिटी 15 लाख की है वो 2 लाख में मुझे नहीं बेची, ये उत्पीड़न द्वारा लिया गया अनुबंध है। यहाँ पे पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं है बेटा, ये अनुबंध होते हैं व्यर्थ नहीं है। अब बेटा वहां पर जो पीड़ित पक्षकार होता है, यहाँ पर वाई पीड़ित पक्षकार है, वो चाहे उसकी मर्जी पर व्यर्थ नहीं है, वो चाहे तो अनुबंध को वैध बना सकता है, वो चाहे तो उसे व्यर्थ घोषित कर सकता है। लेकिन एक्स के पास कोई अधिकार होंगे क्या? ना सर, एक्स के पास कोई अधिकार नहीं होंगे। अच्छा सर, व्यर्थ अनुबंध और व्यर्थ नहीं अनुबंध में क्या अंतर होता है? व्यर्थ अनुबंध सबसे पहले अर्थ के आधार पर, जब बनाया गया था तब तो वैध था, परंतु बाद में कोई ऐसी घटना घट गई जिसके कारण से वो वैध नहीं रहा, ऐसे अनुबंध क्या होते हैं? व्यर्थ अनुबंध होते हैं। अच्छा बेटा, व्यर्थ नहीं अनुबंध एक पक्षकार की इच्छा पर प्रवर्तनीय, दूसरे पक्षकार की इच्छा पर नहीं होता, वो व्यर्थ नहीं होता। व्यर्थ अनुबंध क्या होता है बेटा? कोई अचानक से कोई घटना घट गई, जैसे कानून में परिवर्तन हो गया, वो व्यर्थ अनुबंध होते हैं। व्यर्थ नहीं अनुबंध किस कारण होते हैं? जहां पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं होती, जैसे हाँ जी, जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, उस दशा में अनुबंध की निष्पत्ति। व्यर्थ अनुबंध कभी भी निष्पादित नहीं हो सकता। व्यर्थ नहीं अनुबंध पीड़ित पक्षकार चाहे तो उसको कंटिन्यू रख सकता है, कोई बात नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया, तुमने कैसा भी कर लिया, मैं इस अनुबंध को चला रहा हूं, तो वो चाहे तो उस अनुबंध को वैध बना सकता है। अधिकार, व्यर्थ अनुबंध में किसी को कोई अधिकार नहीं मिलते। व्यर्थ नहीं अनुबंध में जिस पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं है, अर्थात जो पक्षकार पीड़ित नहीं है बेटा, उसको क्या मिलेंगे? अधिकार मिलेंगे। वो चाहे तो अनुबंध रद्द कर सकता है, वो चाहे तो अनुबंध को वैध बना सकता है। हाँ जी बेटा, अगला पॉइंट है अवैधानिक अनुबंध। अवैधानिक अनुबंध क्या होता है? हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अवैधानिक अनुबंध क्या होता है? सर ऐसा अनुबंध जिसको करने पर कानून मनाही करेगा, पीछे डंडे पड़ेंगे बेटा, दंड मिलेगा, वो अवैधानिक अनुबंध है। सर अवैधानिक और व्यर्थ में अंतर क्या होता है बेटा? व्यर्थ अनुबंध क्या होता है? व्यर्थ ठहराव क्या होता है? व्यर्थ ठहराव गैर कानूनी नहीं होता, जैसे अवयस्क के साथ किया गया ठहराव है वो व्यर्थ ठहराव है,
उसमें डंडे नहीं पड़ेंगे, दंड नहीं मिलेगा, बस आप उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन ड्रग्स वर्क्स चरस गांजा बेचने का, किसी को मारने पीटने के जो अनुबंध है ये अवैधानिक होते हैं बेटा। हाँ बेटा, व्यर्थ ठहराव करने से कानून मना नहीं करता। यदि आपने व्यर्थ ठहराव कर भी लिए तो कोई कानून ऐसा नहीं है कि कोई आप कर नहीं सकते, कर सकते हो लेकिन अपनी रिस्क पे करोगे। लेकिन अवैधानिक ठहराव बेटा बताओ क्या होते हैं? सदैव कानून उनको करने से क्या करता है? मना करता है। व्यर्थ ठहराव के समपार्श्विक, हाँ बेटा, उसके समपार्श्विक वैध हो सकते हैं, लेकिन अवैधानिक उससे जुड़े हुए, जैसे एक्स ने वाई को कहा कि तुम जो है वो जेड को जाके जान से मार दो, और बाद में एक्स ने कहा इसके लिए तुम्हें गन चाहिएगी, वो पी से ले लो, तो वाई पी से गन खरीदने का अनुबंध करता है। समपार्श्विक है। मुख्य अनुबंध को पूरा करने के लिए कोई दूसरा अनुबंध हो रहा है, वो समपार्श्विक है। तो अवैध के समपार्श्विक भी क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। और एक पॉइंट यहां से ध्यान रखना था बेटा आपको, व्यर्थ में क्या मिलता है? व्यर्थ में दंड मिलता है, दंड नहीं मिलता। लेकिन अवैधानिक में क्या होता है बेटा? दंड मिलता है। अप्रवर्तनीय अनुबंध क्या होते हैं? बिल्कुल सही हैं बेटा, तकनीकी दिक्कतें हो गई। जैसे बीमा का अनुबंध लिखित में नहीं बनाया अपन ने, अचल संपत्ति का उसका पंजीकरण नहीं कराया, जिस कारण से तकनीकी दिक्कतों से 500 रुपए के पेपर पे अपने को स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट करना था, अपन ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर लिया। किसी तकनीकी दिक्कतों के कारण अपन अनुबंध को प्रवर्तनीय नहीं करवा रहे हैं, वो अप्रवर्तनीय अनुबंध है। अच्छा बेटा, रचना के आधार पर अनुबंध 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले व्यक्त अनुबंध। व्यक्त अनुबंध बताओ क्या होता है? व्यक्त अनुबंध वो होता है जो शब्दों द्वारा बनाया जाता है। शब्द बेटा, हाँ, शब्द आपके कैसे हो सकते हैं? सर शब्द मौखिक भी हो सकते हैं, शब्द लिखित भी हो सकते हैं। जैसे टेलीफोन पर अनुबंध बनाया, मेल के जरिए अनुबंध बनाया है, लिखकर अनुबंध बनाया, वो व्यक्त अनुबंध। अच्छा, उसके बाद में शांत अनुबंध। शांत अनुबंध क्या होता है? सर जो शब्दों के माध्यम से नहीं होता, आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता है और बैठे बैठे जीने का सहारा हो जाता है बेटा, वो अनुबंध होते हैं। कौन से? शांत अनुबंध होते हैं। जैसे एटीएम से आप पैसे निकाल रहे हो, नीलामी विक्रय में हथौड़ा बजाकर क्या कर रहे हो? विक्रय कर रहे हो, तो बेटा वो बताओ क्या है? वो आचरण से पता पड़ रहा है अपने को, वो शांत अनुबंध है। आप रेलवे स्टेशन से बेटा बाहर आए और एक कुल्ली आपका सामान लेकर आपके टैक्सी तक लेके जाता है, मन ही मन बताओ अनुबंध हो गया, वो शांत अनुबंध है। जो बोलकर नहीं बनाए जाते हैं, पक्षकारों के आचरण के माध्यम से जिन्हें देखा जाता है, वो अनुबंध आपके कैसे होते हैं? सर वो अनुबंध होते हैं शांत अनुबंध। बेटा अर्ध अनुबंध डिटेल में आएगा चैप्टर नंबर 6 में। अर्ध अनुबंध, हाँ, जहां पर पक्षकारों का इरादा अनुबंध बनाने का नहीं होता, लेकिन लॉ कहता है हम एक व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं दूसरे पे दायित्व, क्योंकि ऐसे तो कोई व्यक्ति किसी के खर्चे पर अमीर हो जाएगा। बेटा मेरा फोन गुम गया, आपको मिल गया, बताओ आप मुझे देने के लिए बाध्य हो, मेरे पास अधिकार है? हाँ सर। क्यों आपस में अपन ने वैसे अनुबंध बनाया क्या? लेकिन लॉ कह रहा है नहीं भैया, सर के पास अधिकार है, आपके पास कर्तव्य। ऐसे तो आप सर का फोन रख लोगे। तो जहां पर पक्षकारों का इरादा अनुबंध बनाने का नहीं होता, अपने आप अधिकार और दायित्व उनके बीच में सृजित हो जाते हैं, ऐसा अनुबंध बेटा क्या होता है? अर्ध अनुबंध होता है। इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध बेटा स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, जबोंग, मेंत्रा, अमेजॉन, इनसे आप जो साइबर क्लिक अनुबंध भी बोलते हैं, ई कॉमर्स अनुबंध बोलते हैं, डेटा इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज होता है, वो जो अनुबंध होता है वो इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध होता है। अच्छा बेटा, अनुबंध की निष्पत्ति के आधार पर अनुबंध के 2 बच्चे, निष्पादित और निष्पादनीय। निष्पादित, हाँ, कैश पे आप सामान लेके आए, दोनों पक्षकार जब अनुबंध भर रहा है उसी समय अपने वचन को पूरा कर देते हैं। आपने पैसे दे दिए, उसने माल दे दिया, वो है निष्पादित। निष्पादनीय मतलब भविष्य में होना। निष्पादनीय के 2 बच्चे बेटा, एक पक्षीय। एक पक्षीय क्या होता है? जहां पर एक पक्षकार ने, आपने अमेजॉन को पेमेंट कर दिया, वो 5 दिन बाद में डिलीवरी भेजेगा। एक व्यक्ति अपने अनुबंध का वचन का निष्पादन कर चुका है, दूसरे व्यक्ति को अपने वचन का निष्पादन करना है, वो क्या होता है? वो एक पक्षीय होता है। और द्विपक्षीय क्या होता है बच्चों? जहां पर दोनों पक्षकारों को अपने वचन का निष्पादन निकट भविष्य में करना होता है। आपने स्विगी से, जोमेटो से खाना मंगाया, उन्होंने कहा 40 मिनट बाद में खाना देंगे, और आपने कहा मुझे हम भी आपको सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी देंगे। अनुबंध बन गया, लेकिन दोनों ही पक्षकारों को निकट भविष्य में अपना कार्य करना भी बाकी है, वो होता है आपका द्विपक्षीय अनुबंध। और इसी के साथ हमारे अनुबंधों के प्रकार यहां तक सबको समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों बताओ आपको मैराथन क्लास कैसी लग रही है? हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? मैराथन बेटा इसी स्पीड से चलेगी। हाँ, बुलेट ट्रेन नहीं है बेटा, ये राफेल है। ये भाई अनिल भाटी, अपना वीडियो ऑफ कर लो बेटा, तुम्हारा वीडियो खुला है। चलो लो भाई, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बेटा। प्रस्ताव, हाँ जी बच्चों, अगला टॉपिक प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? जब एक व्यक्ति, हाँ जी बेटा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को
अपनी इच्छा प्रकट करता है कोई कार्य करने की या न करने की, ताकि दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त कर सके किसी कार्य को करने की या न करने की, उसी को क्या कहा जाता है? प्रस्ताव कहा जाता है। मैं आपको इच्छा जाहिर कर रहा हूं, मेरा फोन खरीदोगे क्या, कोई कार्य करने की, तो बताओ आपकी सहमति में कोई कार्य करने के लिए प्राप्त कर रहा हूं। पेप्सी ने कोको कोला को कहा भारत में 5 साल तक व्यापार मत करना, हम तुम्हें 5,000 करोड़ रुपए देंगे। तो एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, कोई इच्छा जाहिर कर रहा है और कोई कार्य नहीं करने की, तो बेटा किसी नहीं करने के लिए भी कोई प्रस्ताव दिया जा सकता है। अब बेटा प्रस्ताव की बताओ क्या थे, प्रस्ताव के देखो परिभाषा की अनिवार्य तत्व हैं। जो व्यक्ति प्रस्ताव देता है, हाँ बेटा, जो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं पेन खरीदोगे क्या, मैं प्रस्तावक वचनदाता हूं, और जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है वो प्रस्ताव ग्रहीता होता है। और प्रस्ताव ग्रहीता बेटा हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। हाँ जी, एक लड़की है बेटा, उस लड़की ने हमारा प्रस्ताव, आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो वो कुछ और ही बन जाती है। तो प्रस्ताव ग्रहीता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो वो प्रस्ताव ग्रहीता नहीं, अब वो क्या बन जाता है? वचन ग्रहीता और स्वीकारकर्ता बन जाता है। अच्छा बेटा, दूसरा है वैध अनुबंध रखने के लिए एक पक्षकार को अपनी भावना व्यक्त करनी पड़ती है। और देखो दूसरा और चौथा साथ में मिला के पढ़ोगे, भावना इस तरह से व्यक्त करो जिससे आप दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त कर सको, दूसरे पक्षकार की सहमति प्राप्त कर सको। बेटा रांझा ने हीर को कहा यार मेरी इस वर्ष के अंत तक शादी करने की योजना है, तो बेटा वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, परंतु बताओ क्या वो हीर की सहमति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है क्या? ना, लेकिन उसने ये कहा हीर को घुटनों के बल बैठ के कि मुझसे शादी करोगी क्या, तो वो बताओ क्या कर रहा है? अपनी इच्छा भी व्यक्त कर रहा है और सामने वाले की सहमति प्राप्त करने की कोशिश भी कर रहा है। हाँ जी बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। और एक प्रस्ताव बेटा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक का मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। मैंने कहा ये बोतल आप 1,000 रुपए में खरीदोगे क्या, किसी कार्य को करने के लिए प्रस्ताव दे रहा हूं बेटा, ये धनात्मक है। ऋणात्मक क्या होता है बेटा? हाँ, पेप्सी ने कोको कोला को कहा भारत में 2 साल तक व्यापार मत करना, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, किसी कार्य को नहीं करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, वो ऋणात्मक है। हाँ जी बच्चों, ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रस्ताव धनात्मक भी हो सकता है और प्रस्ताव ऋणात्मक भी हो सकता है। बेटा प्रस्ताव के 5 बच्चे कौन कौन से बच्चे? सबसे पहले है सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव बेटा जो आम जनता को दिया जाता है, जिसे कोई भी स्वीकार कर सकता है। न्यूज़पेपर में एक व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट दिया बेटा, वो सामान्य प्रस्ताव से कोई भी स्वीकार कर सकता है। और बेटा सामान्य प्रस्ताव में कोई शर्त है, तो ध्यान रखना, एक केस आया था कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के सामान्य प्रस्ताव में कोई शर्त है, उस शर्त को कोई स्वीकार कर लेता है तो प्रस्ताव स्वीकार हुआ माना जाता है, चाहे प्रस्तावक को हमने वो हमारी जो स्वीकृति है उसके बारे में बताया नहीं हो। देखो सामान्य प्रस्ताव में प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार कर लो आप, चाहे सामने वाले को बताओ नहीं, तो वो स्वीकृति मानी जाएगी। वैसे स्वीकृति का संवयन होता है तभी वैध होता है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में क्या हुआ था बच्चों? वो जो स्मोक बॉल कंपनी थी बेटा, आज जो कोरोना आ रहा है वैसे ही एक बीमारी आई थी जिसमें उस कंपनी ने कहा था, हाँ जी बच्चों, क्या कहा था कि आप जो है वो हमारी ये स्मोक बॉल यूज करोगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। और मिसेस कार्लिल ने वो स्मोक बॉल यूज करने के बाद में भी उनको बीमारी हो गई, और कंपनी ने कहा था जिसको भी बीमारी होगी उसे हम 100 पाउंड का पुरस्कार देंगे। मिसेस कार्लिल ने कहा लाओ 100 पाउंड कहाँ है? तो बेटा कंपनी ने कहा आपने बताओ, आपने स्वीकृति कहाँ दी हमें? आपने तो कहा ही नहीं कि मैं आपकी वो बॉल खरीद रही हूँ क्या। तो बताओ क्या निर्णय दिया गया? उसमें सामान्य प्रस्ताव में कोई शर्त रखी हुई है, उसका निष्पादन कर देता है तो वो स्वीकृति मानी जाएगी। प्रस्तावक को बताना जरूरी नहीं है कि तेरा प्रस्ताव हमने स्वीकार कर लिया है बेटा। हाँ जी बच्चों, विशिष्ट प्रस्ताव क्या होता है? एक ऐसा प्रस्ताव जो एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है। हाँ जी बेटा, मैं अपने एक प्यारे बच्चे को कहता हूँ ये फोन 10,000 में खरीदोगे क्या, केवल तुम्हारे लिए, वो विशिष्ट प्रस्ताव है। प्रति प्रस्ताव बेटा जब 2 पक्षकार एक दूसरे को अज्ञानतावश बेटा बताओ क्या करते हैं, हाँ, एक दूसरे को प्रस्ताव दे देते हैं, एक जैसा प्रस्ताव, समान प्रकार का प्रस्ताव। क्यों? अरे समान प्रकार का प्रस्ताव क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें एक दूसरे के प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं आपको मान लीजिए क्या कहता हूं, मेरी गाड़ी आप 5 लाख में खरीदोगे क्या, और सेम समय पे आप भी मुझे लेटर लिख के कहते हो कि सर आप अपनी गाड़ी हमें 5 लाख में बेचोगे क्या। अब लेटर लिख के बोल रहे हैं, मतलब आपको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था, तभी तो समान प्रकार का प्रस्ताव एक दूसरे को दे रहे हैं, वो प्रति प्रस्ताव। और प्रति प्रस्ताव में महत्वपूर्ण बात, एक व्यक्ति का प्रस्ताव दूसरे के लिए सहमति नहीं होता। मैं बाद में गाड़ी बेचने से मना कर दूं, आप बोलोगे नहीं सर आप बेचना चाहते थे, हम खरीदना चाहते थे, तो हो गया ना अनुबंध। ना 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 ना, एक व्यक्ति का प्रस्ताव दूसरे के लिए सहमति नहीं होता। सहमति तो डियर तभी मानी जाएगी जब सामने वाला बताओ इस विशेष रूप से उस पर क्या दे, सहमति दे। अच्छा हाँ जी बच्चों, उसके बाद में कहां गया भाई, रुक जा, हाँ ये थोड़ा सा हमारा, हाँ जी, उसके बाद में हमने क्या हम पढ़ेंगे, हाँ बेटा, विपरीत प्रस्ताव। विपरीत प्रस्ताव क्या होता है? जहां पर एक व्यक्ति प्रस्ताव तो स्वीकार करता है परंतु बेटा हाँ जी, एक विपरीत प्रस्ताव क्या होता है? जहां पर एक व्यक्ति प्रस्ताव तो स्वीकार करता है परंतु बेटा उसमें कुछ शर्तें लगा देता है। तो
उल्टा वो सामने वाले को ही विपरीत प्रस्ताव दे देता है। मुकेश अंबानी ने कहा बेटा किसी व्यक्ति को मेरा घर 11,000 करोड़ में इंटीलिया खरीदोगे क्या? उसने कहा हाँ खरीदूंगा, पर 100 करोड़ में खरीदूंगा। उल्टा मुकेश को ही प्रस्ताव दे दिया कि तुम तुम्हारा घर बेच रहे हो क्या मुझे 100 करोड़ में। और बेटा देखो जब विपरीत प्रस्ताव आता है, सामान्य प्रस्ताव, मुकेश अंबानी जी का प्रस्ताव क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन बाद में वो व्यक्ति मन बदल लेनी 11,000 करोड़ में खरीदूंगा, तो मुकेश जी मना भी कर सकते हैं। क्यों मना कर सकते हैं? क्योंकि भैया मेरा प्रस्ताव तो तूने गिरा दिया था, तेरा अब मैं गिरा रहा हूं, अब तू नया प्रस्ताव दे रहा है तो उसे मैं चाहूं तो स्वीकार करूं, चाहूं तो स्वीकार नहीं करूं। हाँ सर, इस पे केस स्टडी भी आती है। अच्छा बेटा, स्थायी मुक्त और सतत प्रस्ताव एक निश्चित अवधि के लिए खुला रहता है। गवर्नमेंट बोलती है जिसको जो है वो हमको ये माल सप्लाई करने के लिए टेंडर अप्लाई करना है, इतने दिन तक आ जाए वो, ठीक है, वो इतने दिन तक हमें टेंडर भर के दे सकता है, तो एक निश्चित समय तक खुला है, वो स्थायी मुक्त और सतत प्रस्ताव है। वैध प्रस्ताव के अनिवार्य तत्व है बेटा, वैधानिक संबंधों का होता होना चाहिए। मेरा दोस्त रहता है, वैध अनुबंध के अनिवार्य तत्व अगला टॉपिक सबसे पहले बेटा, हाँ जी, वैधानिक संबंधों का उदय होना चाहिए। मेरा दोस्त लद्दाख में रहता है, उसने मुझे कहा कि लो लद्दाख घूमने के लिए आ जाओ, क्या वो प्रस्ताव वैध है? नहीं, वो स्वीकार हो भी जाएगा तो अनुबंध नहीं बनेगा। प्रस्ताव निश्चित और पक्का और स्पष्ट होना चाहिए बेटा। मैं कहता हूं मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या? आपको पता है मेरे गैराज में मारुति 800 से लेकर लैम्बोर्गिनी तक मेरे गैराज में खड़ी हुई है, तो कौन सी गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव दे रहा हूं कुछ पता ही नहीं है, स्वीकार हो भी जाएगा तो वैध अनुबंध नहीं बनेगा। बेटा प्रस्ताव ग्रहीता को संवहन होना चाहिए प्रस्तावक का। हाँ जी बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, एक व्यक्ति का, हाँ जी गौरी दत्त का बेटा भतीजा कहीं खो गया, उसने अपने नौकर लालमन को भेजा, जाओ और मेरे भतीजे को ढूंढ के लाओ, और बाद में न्यूज़पेपर में गौरी दत्त ने पीछे से बताओ क्या दे दिया, एक ऑफर दे दिया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे इतने पैसे दूंगा। लालमन को पता ही नहीं था कि इस तरह का प्रस्ताव दिया है क्या, उसने भतीजे को ढूंढ लिया, क्या बताओ वो इनाम की मांग कर सकता है ना? गौरी दत्त बोलेगा इनाम, प्रस्ताव तभी स्वीकार हो सकता है जब प्रस्ताव की तुम्हें जानकारी हो। जब तुम्हें प्रस्ताव के बारे में पता ही नहीं था तो बिना जानकारी के कोई व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। उसके बाद में प्रस्ताव बेटा इस तरह से होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के इरादे से होना चाहिए। मैं कहता हूं यार मेरे को मेरा फोन बेचना 10,000 में, मैं आपकी सहमति प्राप्त नहीं कर रहा, केवल इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं 10,000 में फोन खरीदोगे क्या? आपकी सहमति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रस्ताव सशर्त भी हो सकता है। मित्तल कॉमर्स क्लासेस ने कहा सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेना है तो हम केवल ऑनलाइन आरटीजीएस एनईएफटी इनके जरिए पेमेंट लेंगे, यदि देना है तो हमारे यहाँ एडमिशन ले लो वरना मत लो। तो बेटा प्रस्ताव सशर्त भी हो सकता है। अच्छा बेटा, ये छठा पॉइंट इसमें केस स्टडी आती है, प्रस्ताव में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए बेटा जिसकी अवमानना पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ मान लिया जाएगा। मैंने कहा ये माइक आप 1 लाख रुपए में खरीद रहे हो क्या? आपने 2 घंटे में नहीं खरीदा तो मैं मान लूंगा आपने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या ऐसी शर्त होनी चाहिए? ना सर, ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव अब सामने वाले की मर्जी है, प्रस्ताव सामान्य भी हो सकता है, प्रस्ताव विशिष्ट भी हो सकता है। अच्छा बेटा, अच्छा नेक्स्ट जो है वो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए एक व्यक्ति बताओ क्या करता है, कोई सूचना देता है, केवल सूचना का संवहन करता है, ठीक है। अच्छा ये 8वां पॉइंट, हाँ जी 8वां पॉइंट, और इसमें 10वां पॉइंट, ये 10वां पॉइंट और प्रस्ताव तथा प्रस्ताव के आमंत्रण के बीच में अंतर, ये सारे मिला के एक ही टॉपिक बनते हैं। देखो पहला 9वां पढ़ लो, प्रस्ताव स्पष्ट और गर्भित भी हो सकता है। मैं कहता हूं ये फोन खरीद रहे हो क्या आप, तो बेटा ये स्पष्ट है, जो बोल कर दिया जाता है, बोल या शब्द या लिख कर दिया जाता है। गर्भित बेटा, गर्भित क्या होता है, आप बेटा रेलवे स्टेशन से निकलते हो, एक कुल्ली आपका सामान लेकर चल पड़ता है, वो आपको आचरण द्वारा प्रस्ताव दे रहा है, वो गर्भित है। बेटा प्रस्ताव और प्रस्ताव के आमंत्रण में क्या फर्क होता है? बेटा प्रस्ताव में एक व्यक्ति का इरादा दूसरे पक्षकार को तुरंत बाध्य करने का होता है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा शर्ट आप खरीद रहे हो क्या 2,000 रुपए में, तो बताओ हाँ या ना, जान रहा हूं। लेकिन सामने जहां पर एक व्यक्ति सामने वाले को आमंत्रित करता है कि वो उसे प्रस्ताव दे, जैसे कंपनियां क्रय विवरण जारी करती है तो कंपनी आशा करती है कि आप जाके उसे प्रस्ताव दोगे कि हाँ हमें आपकी कंपनी के इतने शेयर चाहिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए होटल में जाते हो, मेन्यू कार्ड है, वो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, उसके बेस पे आप बोलोगे कि हमें ये खाना चाहिए, फिर सामने वाला स्वीकृति देगा। तो जहां पर सामने वाले का जो इरादा है वो बताओ क्या होता है कि आपको आमंत्रित करना होता है कि आप उसे प्रस्ताव दो, वो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण होता है। और जहां पर एक व्यक्ति सामने वाले की हाँ या ना जानना चाहता है वो बताओ क्या होता है, प्रस्ताव होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट आता है स्वीकृति। स्वीकृति बेटा बताओ क्या होता है, प्रस्ताव पर एक व्यक्ति अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव को स्वीकृत हुआ माना जाता है, ठीक है। अब स्वीकृति के वैध, स्वीकृति के अनिवार्य तत्व है। बेटा स्वीकृति क्या केवल हर कोई व्यक्ति दे सकता है? केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसको प्रस्ताव दिया गया। सर हर कोई नहीं दे सकता, केवल वही दे सकता है जिसको प्रस्ताव दिया गया। बोल्टन बनाम जॉन्स का केस इंपॉर्टेंट था बेटा इसमें। स्वीकृति देखो, प्रस्ताव सशर्त हो सकता है, स्वीकृति शर्त रहित होनी चाहिए। स्वीकृति सशर्त हो गई तो विपरीत प्रस्ताव हो जाएगा और अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। स्वीकृति का संवहन होना चाहिए क्योंकि संवहन होने से पहले आप अपनी स्वीकृति का खंडन कर सकते हो। अच्छा बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें आता है बेटा, हाँ जी बच्चों,
खुल जा सिमसिन। हाँ, नेक्स्ट आता है स्वीकृति निर्धारित विधि से होनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको क्या कहा कि आप ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहते हो तो आपको मेल द्वारा मुझे स्वीकृति देनी होगी। तो बेटा मेल द्वारा दोगे, व्हाट्सएप पे दी और मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो फिर वैध मानी जाएगी, अदरवाइज व्हाट्सएप वाली वैध नहीं मानी जाएगी। समय बेटा मैंने बोला इतने समय में स्वीकृति देनी है तो उतने में ही दोगे, लेकिन समय नहीं है निर्दिष्ट, तो उचित समय पर तथ्य और परिस्थितियों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अभी आपने किसी को राखी ऑर्डर करने का, राखी भेजने का वो मान लीजिए क्या दिया, ऑर्डर दिया, रक्षाबंधन के बाद लाता है, तो भैया वो क्या एक्सेप्ट करोगे क्या ना, वो उचित समय अलग अलग होता है। मात्र चुप्पी, अरे चुप रह गए तो स्वीकृति नहीं होती। हाँ, पुराने अपने आचरण से उसकी चुप्पी स्वीकृति मानी, जैसे वो न्यूज़पेपर लगातार खरीद रहा है, मतलब रख रहा है, तो पुराने आचरण से पता चल रहा है कि उसकी चुप्पी स्वीकृति है, तो भले ही उसको स्वीकृति माना जाएगा। स्वीकृति आचरण द्वारा भी दी जा सकती है बेटा, गर्भित भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आचरण मतलब आपने किसी व्यापारी को बोला भाई साहब इतना सामान हमारे घर पे भेज देना, ठीक है, उसने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट भेज दिया, तो बताओ जो काम करके सहमति दे, स्वीकृति दे दे, वो बताओ क्या आचरण द्वारा स्वीकृति है। प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन, बेटा प्रस्ताव के संवहन में आपको केवल ये बात ध्यान रखनी है, प्रस्ताव के संवहन में आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रस्ताव का संवहन कब होता है, जब उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए प्रस्ताव, जिस व्यक्ति को हमने प्रस्ताव दिया है, आपने प्रस्ताव भेजा 10 को, सामने वाले के पास पहुंचा 12 को, तो बताओ 12 तारीख को बताओ क्या होगा, प्रस्ताव का संवहन हुआ माना जाएगा। लेकिन उसने पढ़ा 15 को, तो बेटा जिस दिन पढ़ा है वो बात, उस दिन प्रस्ताव संवहन होता है, न कि जिस दिन सामने वाले को प्रस्ताव मिला है। स्वीकृति का संवहन, बेटा स्वीकृति का संवहन कब होता है, हाँ जी, स्वीकृति के संवहन में सबसे पहले तो 3 तरह से हो सकता है। एक तो गतिविधि, गतिविधि का मतलब यहाँ पे देखो, ये गतिविधि नहीं होना चाहिए, मतलब शब्दों द्वारा संवहन होना चाहिए था सही इसका मीनिंग। तो गतिविधि में मतलब आप लिखकर या बोलकर किसी को सहमति दे दो, या किसी काम को करने के लिए भूल द्वारा मतलब आपने किसी को, जैसे पेप्सी ने कहा कि आप इंडिया में 5 साल तक बिजनेस मत करना, हम आपको इतना पैसा देंगे, और वो बिजनेस नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करके सहमति दे देते हैं, तो वैसे भी हो सकता है। नहीं करने के लिए दिया गया तो नहीं करके सहमति दे सकते हैं। आचरण द्वारा स्वीकृति, आचरण मतलब आपने उस व्यापारी को कहा भाई साहब हमारे घर पे माल भेज देना, उसने वो माल भेज दिया, जो काम करना था वो करके सहमति दे देता है, तो वो बताओ क्या होता है, आचरण द्वारा स्वीकृति। अब देखो ये बात आपको ध्यान रखती है, स्वीकृति का संवहन, स्वीकृति का संवहन में अलग अलग टॉपिक है बेटा, एक तो प्रस्तावक के विरुद्ध, एक स्वीकारक के विरुद्ध। एक व्यक्ति ने 10 तारीख को प्रस्ताव दिया, सामने वाले के पास 15 को पहुंचा, उसने स्वीकृति का पत्र मार्ग में 20 को डाला, और जो प्रस्तावक के पास 25 को पहुंचा, तो प्रस्तावक के विरुद्ध तो स्वीकृति का संवहन कब पूरा होगा, जब वो अपना पत्र मार्ग में डालता है स्वीकृति का, और प्रस्ताव स्वीकारकर्ता के विरुद्ध 25 को, जब उसका स्वीकारकर्ता का जो पत्र है वो 25 जब प्रस्तावक के पास पहुंचता है, उस दिन पूरा हुआ माना जाएगा। हाँ जी, अच्छा, उसके बाद में यह आपको ध्यान रखना था कि टेलीफोन, टेलेक्स या फैक्स पर स्वीकृति, तो जिस जगह पर वो स्वीकृति प्राप्त हुई है, जैसे मथुरा के रहने वाले कृष्ण ने अयोध्या के रहने वाले राम को प्रस्ताव दिया, राम ने हाँ कर दिया, और जो टेलीफोन, वो कृष्ण जो है उसको मथुरा में सुन रहा है, तो जहां पर स्वीकृति प्राप्त हुई है, जैसे मथुरा में प्राप्त हुई है, तो वहां पर ही प्रस्ताव उसी जगह पे हुआ माना जाएगा। विशेष शर्तों का संवहन, बेटा ध्यान रखना, विशेष शर्तों का संवहन में क्या होगा, एक टिकट के पीछे कोई शर्त लिखी हुई है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो शर्त पढ़ ली है। बाद में ऐसा नहीं कह सकते नहीं हमने तो नहीं पढ़ी। लेकिन एक केस आया था लिली व्हाइट वर्सेस मनु स्वामी का, उसमें यह था कि जो शर्तें होनी चाहिए वो बताओ उचित होनी चाहिए। जैसे वहां पर एक धोबी ने कह दिया था कि माल गुम गया तो मैं तो केवल 25% दूंगा, तो क्या ये उचित है क्या, ना, इसलिए फिर वो जो औरत है वो पूरा पैसा मांग सकती है अपनी साड़ियों का, ठीक है। अनुबंध के प्रमापित फॉर्म में वही आता है कि कोई टिकट के पीछे, किसी डॉक्यूमेंट के पीछे कोई शर्तें लिखी हुई है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उसको पढ़ लिया। निष्पत्ति का संवहन बोल दो या स्वीकृति का संवहन, वो एक ही बात है, इन दोनों में एक ही पॉइंट आता है, ठीक है। अच्छा, प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। प्रस्ताव और स्वीकृति के खंडन में आपको ये ध्यान रखनी है, प्रस्ताव का खंडन क्या कोई व्यक्ति कर सकता है, हाँ, कब कर सकता है, सामने वाला जब तक अपनी सहमति प्रस्ताव पर नहीं दे दे। और स्वीकृति का खंडन बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक व्यक्ति 10 को प्रस्ताव देता है, सामने वाले के पास 20 को पहुंचा, उसने स्वीकृति का पत्र 25 को डाला, और बताओ वो स्वीकृति का पत्र 30 को प्रस्तावक के पास पहुंचा, स्वीकार करता अपनी स्वीकृति का पत्र 25 को डालने के बाद में स्वीकृति खंडन करना चाहता है, तो स्वीकृति के खंडन का पत्र प्रस्तावक के पास 30 से पहले पहुंच जाए, तब तो खंडन, स्वीकृति का खंडन वैध है, अन्यथा बेटा वो खंडन वैध नहीं, अनुबंध वैध है। और बेटा यदि मान लो क्या बोलते हैं कि दोनों साथ में पहुंचे, वो जो खंडन का पत्र और स्वीकृति का पत्र, तो जो लेटर पहले खोलेगा उसके आधार पर निर्णय होगा, ठीक है। और बेटा अब प्रस्ताव कैसे कैसे खंडित किया जा सकता है, तो बताओ कैसे खंडित किया जा सकता है। एक तो सामने वाले को नोटिस दे दो, हाँ भैया कि हम प्रस्ताव क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। समय बीतने पर निश्चित समय में आपका प्रस्ताव सामने वाला स्वीकार नहीं करता है, प्रस्ताव में आपने कोई शर्त लगा रखी थी,
वो शर्त पूरा नहीं करता है तो खंडन। एक व्यक्ति मृत्यु पागल हो गया, प्रति प्रस्ताव आता है तब भी प्रस्ताव समाप्त हुआ माना जाता है, ठीक है। और आपने कहा था मेल के जरिए स्वीकृति दे दे, तो निर्धारित तरीके से स्वीकृति नहीं दी, व्हाट्सएप के जरिए दे दी तो भी प्रस्ताव खंडित है। तदोपरांत है वैधानिकता के कारण। मैंने आपको कहा कि आप मेरे से 100 बोतल बियर की खरीदोगे क्या, और आपने अभी प्रस्ताव पे स्वीकृति नहीं दी थी। अचानक राजस्थान सरकार बोल दे कि बियर की सेल परचेज पे बैन है, तो बताओ वो प्रस्ताव ही अवैधानिक हो गया, तो प्रस्ताव अपने आप समाप्त हुआ माना जाएगा। और इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 का रिवीजन भी समाप्त हो चुका है। हाँ जी बच्चों बताइए, यूनिट 1 का रिवीजन हमने आधे घंटे में कंप्लीट कर लिया है। हाँ जी 7 घंटे का समय है बेटा मेरे पास, 7 घंटे में मुझे बोला गया है फाउंडेशन के लॉ पूरी बच्चों को जो है वो करा। इसमें देखो ऐसा नहीं है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट वो तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में। इसमें ये है बस कि जो लाइनें हैं वही आपको बोलनी है, बस मैराथन में यही होता है बेटा अपना। हाँ जी दीपक कह रहे मजा आ गया। अच्छा क्लास ही ले रहे हो या बेटा कुछ और काम भी कर रहे हो तुम? पता पड़े मटर पनीर की सब्जी खा रहे हो, मजा वहां पे आ रहा है और बोल रहे क्लास में मजा आ रहा है। चलिए जी आइए चर्चा को आगे अच्छा ओनली क्लास, चलिए बढ़िया है। तो पहला चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं, अब दूसरे चैप्टर पे आते हैं बेटा, जिसका नाम है अपना कौन सा, कंसिडरेशन प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जी खुल रहा है ये मॉड्यूल आपका। प्रतिफल का मतलब होता है बेटा, हाँ सर कुछ के बदले कुछ। मैं आपको कहता हूं मेरा ये पेन 10 रुपए में, 10 तो क्या 1000 में खरीदोगे क्या, तो आपके लिए पेन प्रतिफल है, मेरे लिए 1000 रुपए प्रतिफल है, ठीक है। प्रतिफल के संबंध में देखो वैधानिक नियम है। सबसे पहले प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। बेटा एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, उसके पड़ोसी ने आग बुझा दी, तो बताओ क्या होगा? घर के मालिक से पैसा मांग सकता है क्या? ना, वो बोलेगा मैंने इच्छा ही जाहिर नहीं की। अर्थात आप अपने आप कोई कार्य कर दोगे बिना सामने वाले की इच्छा जाहिर किए, तो आप सामने वाले से प्रतिफल नहीं मांग सकते। दूसरा है वचन ग्रहीता या तृतीय पक्षकार द्वारा प्रतिफल। बेटा जो प्रतिफल होना चाहिए वो कैसे, कौन देगा? वचन ग्रहीता भी दे सकता और तृतीय पक्षकार भी दे सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण केस बेटा, चेन्नैया बनाम रमैया, जिसके चर्चे बेटा सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहते हैं। चेन्नैया बनाम रमैया आपको बताया था। एक माता ने बेटा अपनी पुत्री को कहा, एक डॉटर को कहा कि मैं तुम्हें इतनी प्रॉपर्टियां ट्रांसफर कर रही हूं और तुम्हें अपने मामा को यानी मेरे भाई को हर साल इतने पैसे देने पड़ेंगे। पुत्री ने कहा ठीक है। बाद में पुत्री ने मामा को पैसे देने से मना कर दिए, और तो लॉ ने कहा कि भैया, पुत्री ने कहा मुझे मामा ने कुछ दिया ही नहीं है तो मैं उनको कुछ क्यों दूं? तो बेटा लॉ ने कहा आपको बताओ, आपको इनको पैसे देने के लिए प्रतिफल मिला था? बोला हाँ। किसने दिया था? मम्मी ने। तो कोई भी दे, चाहे मामा दे या मम्मी दे, आपको प्रतिफल मिलना चाहिए। किससे मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, अर्थात मामा को पैसे देने पड़ेंगे। प्रतिफल निष्पादित भी हो सकता है, निष्पादकीय भी हो सकता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट बनते समय दे दिया वो निष्पादित है, भविष्य में दोगे निष्पादनीय है। प्रतिफल बेटा वर्तमान भूत भविष्य हो सकता है, आपको बताया था। प्रतिफल का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है बेटा, ये बोतल 1000 रुपए की मैं आपको 10 रुपए में बेच दूं, क्या हो सकता है क्या? यस। प्रतिफल का पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, प्रतिफल अपर्याप्त हो सकता है, लेकिन पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर अपर्याप्त आता है वहां पर ऐसी संभावना है कि आपने किसी को उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या मिथ्या वर्णन द्वारा उसकी सहमति ली हुई होगी। ऐसा करने के लिए जिसके लिए व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य हो। बेटा पुलिस ऑफिसर कहता है चोर को ढूंढ दूंगा, लाओ मुझे इतने पैसे दे दो, क्या वैध प्रतिफल है? ना। ऐसे कार्य को करने के लिए प्रतिफल नहीं होना चाहिए, जिसको करने के लिए एक व्यक्ति वैधानिक रूप से क्या हो, बाध्य हो। अच्छा बेटा प्रतिफल वास्तविक तथा सक्षम होना चाहिए। मैं आपको कहता हूं सब लोग मेरे अकाउंट में 500-500 रुपए ट्रांसफर करो पेटीएम में, जहां पर हो वहीं पर एक सुंदर परी आपके लिए प्रकट कर दूंगा। बताओ क्या प्रतिफल वैध है? ना सर, ये तो वास्तविक और सक्षम नहीं है। अच्छा बेटा प्रतिफल गैर कानूनी, चरस गांजा खरीदना, अनैतिक जन नैतिक विरुद्ध, यूनिट 3 में आ रहे हैं अभी अपन, है वो नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटा अनुबंध के, हाँ जी अनुबंध के तृतीय पक्षकार द्वारा वाद। बेटा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था? प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है परंतु अनुबंध के लिए अजनबी नहीं हो सकता। अर्थात जो व्यक्ति प्रतिफल का, अनुबंध का पक्षकार नहीं है, वो प्रतिफल दे सकता है। जैसे बेटा ए ने माल बेचा किसको? बी को, और बेटा पैसे दे दिए किसने? सी ने। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेटा जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है वो प्रतिफल देने का वादा कर सकता है, लेकिन उसने प्रतिफल नहीं दिया तो ए सी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है उस पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन बेटा इसके साथ 7 अपवाद है। नंबर 1 है प्रन्यास की स्थिति। प्रन्यास का मतलब न्यास, रखवाली करता है बेटा कोई व्यक्ति। जैसे मान लो
एक व्यक्ति था जिसने अपने दोस्त को कहा कि मेरे बेटे की आयु 18 अभी 10 साल है, तो जैसे ही 18 साल का हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टियां उसको दे देना क्योंकि मैं मरने वाला हूं। उसके दोस्त ने कहा ठीक है। तो उसका दोस्त बताओ प्रन्यास न्यास के रूप में वो संपत्तियां धारित कर रहा है। अब बेटा 18 साल का हो गया तो बताओ क्या नहीं कर रहा, वो जो दोस्त है उसके पिताजी का, वो उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहा और बोल रहा है तेरे साथ मेरा कोई अनुबंध ही नहीं हुआ था। तो लोग कहता है नहीं, आप किसी और के लाभ के लिए प्रॉपर्टियां रख रहे हो, न्यासी हो आप, तो जो लाभ ग्रहीता है वो आप पर दावा कर सकता है, अर्थात वो बच्चा 18 साल का होने के बाद में आपसे अपनी प्रॉपर्टियां ले सकता है, चाहे वो अनुबंध का पक्षकार नहीं रहा हो। पारिवारिक निपटारे की स्थिति में बेटा, एक पारिवारिक निपटारे की स्थिति में हाँ, एक पिता ने अपने 2 पुत्रों को प्रॉपर्टियां ट्रांसफर की और कहा हर महीने अपनी माता को इतने पैसे देते रहना। बाद में पुत्र अपनी माता को पैसे नहीं देते हैं, माता को बोलते हैं कि हम तो अनुबंध के पक्षकार ही नहीं, हमारा आपके साथ अनुबंध नहीं हुआ था तो हम आपको नहीं देंगे पैसे, हम आपको पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। तो लोग कहता है नहीं, यदि मान लो क्या है पारिवारिक निपटारा है तो कोई उस शर्त को पूरा नहीं करता है तो जो व्यक्ति अनुबंध का पक्षकार नहीं है उसको कोई नुकसान हो रहा है तो वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। बेटा विवाह अनुबंधों में ठीक है, दूल्हे के पापा और दुल्हन के पापा के मध्य अनुबंध हुआ कि दूल्हे के जो पापा हैं वो बेटा दुल्हन को बताओ क्या करेंगे, दुल्हन को जो है वो शादी के बाद में एक बंगला देंगे क्योंकि उनके पास 10 बंगलो है, तो बेटा बाद में वो बंगलो देने से मना कर देते हैं। तो दुल्हन को बोलते हैं कि भैया दूल्हे के पापा तू तो अनुबंध की पक्षकारी नहीं है, तेरे पापा से मेरा अनुबंध हुआ था। तो लोग कहता है यदि विवाह का अनुबंध है तो जिस व्यक्ति के लाभ के लिए कोई प्रावधान बनाया गया था उसको वो लाभ नहीं मिले, दुल्हन को वो बंगला नहीं मिले, तो वो अनुबंध की पक्षकार नहीं है, फिर भी वो वाद प्रस्तुत कर सकती है। बेटा अनुबंध के समर्पण, अनुबंध जैसे मान लो अनुबंध किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हो रहा है मृत्यु की दिशा में, तो भाई ठीक है, जिसको हस्तांतरित होता है वो दावा कर सकता है। स्वीकृति या गत्यावरोध का मतलब क्या था बेटा, अमर को पैसे देने थे बेटा, किसको, एंथोनी को। अमर ने पैसे दे दिए किसको, अकबर को। अकबर ने एंथोनी को बोल दिया तेरा पैसा मेरे पास है, बाद में अकबर पैसे देने से मना करता है, बोलता है एंथोनी को कि मेरा तो तेरे साथ अनुबंध ही नहीं है, तेरा तो अनुबंध अमर के साथ है। तो बेटा बताओ एंथोनी बोलेगा यदि तूने गत्यावरोध द्वारा ठीक है या स्वीकृति ऐसा दिखाया है कि मेरा पैसा तेरे पास है तो तू चाहे अनुबंध का पक्षकार नहीं है पर तू वो पैसे देने के लिए तू बाध्य है। बेटा हाँ, किसी बेनामी भूमि के मामले में, बेटा बेनामी भूमि के मामले में एक बात बताओ, यहां पर हाँ बेटा यहां पर है राम, यहां पर श्याम है, यहां पर मोहन है। राम ने श्याम को अपनी संपत्ति भूमि बेची कि इस भूमि पर केवल मंदिर बनेगा, श्याम ने कहा ठीक है। श्याम ने बाद में वो भूमि किसको बेच दी, मोहन वहां पर बियर बार बनाने लग जाता है, राम उस पर वाद प्रस्तुत करता है तो मोहन बोलता है मेरा अनुबंध तो आपके साथ नहीं हुआ था, श्याम के साथ हुआ था, आप अनुबंध के पक्षकार नहीं हो। लो बोलता है भैया भूमि बेचते समय कोई शर्त लगी हुई है कि इस भूमि का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा, तो उस भूमि का प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा। यदि उस उद्देश्य के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है तो बेटा बताओ क्या होगा। यहां पर ये जो व्यक्ति है मिस्टर राम जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है फिर भी ये मोहन पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। बेटा अभिकर्ता तो आपको पता ही है बेटा, पी का एक एजेंट है, पी का एजेंट है ए, उसने बेटा कोई उधार माल एक्स को बेचा है तो बताओ एक्स पैसे नहीं दे रहा तो पी उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है क्या, एक्स बोलेगा नहीं मेरा तो अनुबंध ऐसे हुआ था। अरे अभिकर्ता अनुबंध करता है तो उसके लिए प्रधान ही उत्तरदायी है और प्रधान ही किसी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है चाहे प्रत्यक्ष रूप से अनुबंध प्रधान ने नहीं किया हो। तो ये हमारा टॉपिक था। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक बेटा बिना प्रतिफल के एक समझौते की वैधता। बताइए सामान्य नियम क्या है, सामान्य नियम ये है कि एक अनुबंध वैध होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, प्रतिफल होना चाहिए। यदि प्रतिफल नहीं तो सर अनुबंध क्या होता है, व्यर्थ होता है। परंतु सर इसके कुछ अपवाद है। प्राकृतिक प्रेम और लगाव, हाँ जी बेटा, एक पति ने अपनी पत्नी को प्राकृतिक प्रेम और लगाव के कारण, किसके कारण, प्राकृतिक प्रेम और लगाव के कारण, क्योंकि उन पति पत्नी के बीच में तो निकट संबंध है ना, लिखित में और रजिस्टर्ड पंजीकृत द्वारा ऐसा बोला कि मैं तुम्हें इतने रुपए देने का वचन देता हूं, लिखित में पंजीकृत है तो फिर वो सामाजिक नहीं माना जाएगा, वो वैध माना जाएगा। पत्नी पति से पैसे रिकवर कर सकती है, चाहे पत्नी पति को कुछ नहीं दे रही है, प्रतिफल नहीं है, फिर भी अनुबंध वैध है। अच्छा बेटा विगत स्वैच्छिक सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति, मेरा पर्स आपको मिल गया, मेरा वॉलेट आपको मिल गया और आपने मुझे लौटा के दे दिया, मैंने कहा ठीक है मैं अब आपको 1000 रुपए दूंगा, तो आप मुझे बताओ अनुबंध तो अब हुआ, इस अनुबंध में तो प्रतिफल आप मुझे कुछ दे ही नहीं रहे ना, क्योंकि वो तो आप मुझे विगत स्वैच्छिक सेवा दे चुके हो अनुबंध बनने से पहले, मैं ही आपको प्रतिफल दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मेरे ऊपर उस पैसे को रिकवरी के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हो, चाहे आप मुझे इस अनुबंध के तहत कुछ भी नहीं दे रहे हो। अच्छा काल बाधित ऋण को चुकाने का कर्तव्य, मैंने बताया था एक ऋण जिस समय ड्यू हो जाता है उसके 3 साल तक मान लीजिए जो लोन देने वाला है वो किसी पर वाद प्रस्तुत नहीं करे। विजय माल्या को लोन देना था, लोन का पेमेंट करना था बेटा एसबीआई को 31 मार्च 2017 को, बेटा 2020 तक बेटा बताओ क्या होता है, एसबीआई कुछ भी नहीं मांगती है विजय माल्या से, तो वो ऋण क्या हो गया, काल बाधित हो गया। बाद में एसबीआई विजय माल्या से सर कुछ भी वसूल नहीं कर पाती, लेकिन विजय माल्या का जमीर जाग जाए, 2021 में वापस पैसा आ जाए, वो एसबीआई को नया अनुबंध करे, क्योंकि वो पुराना अनुबंध तो व्यर्थ हो गया, वो बोलता मैं पैसा चुकाऊंगा। एसबीआई इस नए अनुबंध में विजय माल्या को कुछ भी नहीं दे रही, लेकिन फिर भी अनुबंध क्या है, व्यर्थ है, सॉरी वैध है, चाहे प्रतिफल नहीं है। अच्छा उसके बाद में एजेंसी, बेटा एक बात बताओ,
हनुमान है, हनुमान बोलता है राम जी आपके लिए तो मैं घर खरीद दूंगा, ऐसे ही आप तो मुझे कमीशन मत देना, आप तो मेरे स्वामी हो। तो बताओ हनुमान और राम के मध्य जो एजेंसी का अनुबंध है, तो यहां पर एजेंट बिना पैसे लिए काम कर रहा है, तो ये वैध है। अच्छा बेटा, पूर्ण उपहार, आपने अपनी प्रेमिका को एक आईफोन गिफ्ट कर दिया, बदले में प्रेमिका ने कुछ नहीं दिया, बाद में क्या आईफोन वापस मांग सकते हो क्या? बोले आपने कोई बदले में मुझे कुछ दिया ही नहीं, तो लो अनुबंध भी व्यर्थ है ना। उपहार एक बार दे दिया तो बेटा वो अनुबंध वैध है। निक्षेप, निक्षेप का मतलब बताया था जहां पर कब्जा चेंज होता है लेकिन स्वामित्व तो एक व्यक्ति के पास रहता है। बेटा एक बात बताओ, हाँ मेरा फोन मैंने मेरे स्टूडेंट को 5 दिन के लिए चलाने के लिए दे दिया। अच्छा बच्चे ने कहा सर कितने पैसे, मैंने कहा बावला हो गया क्या, इस चीज के थोड़ी पैसे लूंगा। तो आप मुझे बताओ ये निक्षेप है जहां पर कब्जा परिवर्तित हो रहा है परंतु स्वामित्व तो परिवर्तित नहीं हो रहा, तो हो सकता है एक व्यक्ति पैसे नहीं ले, तो निक्षेप के अनुबंध में भी प्रतिफल नहीं है तो वैध होता है। दान, बेटा एक बार आपने दान में किसी को वस्तु दे दी तो बेटा वो आपको जो है वो दान ग्रहण करने वाला कुछ नहीं दे रहा है, वो भी अनुबंध वैध है, ठीक है। लेकिन दान देने का वादा किया तो आप वादे को तोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके आधार पर उसने कोई दायित्व उत्पन्न कर लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये था बेटा हमारा अनुबंध नहीं, प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं के अपवाद। ये समाप्त हो गए, इसके साथ चैप्टर 2 का रिवीजन भी हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। हाँ जी बच्चों बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर है। पानी पी लेता हूं बेटा, मैराथन क्लास में चलिए आइए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं हम। अगला पड़ाव है बेटा अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आइए ये बड़ा चैप्टर है, जल्द हाँ चर्चा करते हैं हम इस पे। एक वैध अनुबंध के अदर अनिवार्य तत्वों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अनिवार्य तत्व है अनुबंध की क्षमता, इसको डिटेल में पढ़ना है अपने को। अपन ने पढ़ा एक वैध अनुबंध होने के लिए पक्षकार सक्षम होना चाहिए। सक्षम होने का मतलब क्या होता है बेटा, वो वयस्क होना चाहिए। वयस्क किसको कहते हैं? जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गई है भारत में, ठीक है, अर्थात अवयस्क अनुबंध नहीं कर सकता। अवयस्क से संबंधित क्या प्रावधान है बेटा? अवयस्क के साथ किया गया ठहराव क्या होता है? प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। वो तो प्रारंभ से ही व्यर्थ होगा ना, आपको पता है। हाँ, अवयस्क वयस्कता पाने के बाद पुष्टिकरण नहीं कर सकता। आलिया भट्ट 15 साल की थी तो मुझसे लोन लेके गई, बाद में 18 साल की हो गई तो वो लोन वापस देने का वादा करती है, तो भी मैं उस पर वाद प्रस्तुत करके उससे ऋण वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि अवयस्क ने वयस्क होने के बाद उस अनुबंध का पुष्टिकरण कर दिया तो भी वह चीज उस पर बाध्य नहीं होगी। अवयस्क लाभ ग्रहीता हो सकता है। अवयस्क ने बेटा माल बेचा है किसी को, वो पैसे ले सकता है। जैसे अवयस्क पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि नुकसान हो सकता है, केवल लाभों के लिए हाँ सर तो बन सकता है। अवयस्क सदैव बेटा अवयस्कता की दलील दे सकता है, चाहे उसने अपने आप को वयस्क बताकर कहीं से ऋण ले लिया हो। बेटा आलिया भट्ट 15 साल की थी तो वयस्क बताकर बैंक से लोन लेके आ गई, तो बताओ फिर भी बताओ बैंक को पैसे देने से मना कर सकती है? हाँ, कोर्ट में दलील दे सकती है कि मैं अवयस्क हूं, बिल्कुल दे सकती है। अनिवार्यताओं के लिए दायित्व, बेटा ध्यान रखना, यदि मान लो अवयस्क को अनिवार्यताओं की वस्तुएं सप्लाई की गई, अनिवार्यताओं की वस्तुओं के लिए पैसा दिया गया, तो उसके लिए अवयस्क अपनी संपत्तियों से बाध्य है, व्यक्तिगत रूप से उससे मजदूरी नहीं करा सकते, संपत्तियों से बाध्य है। संरक्षक अवयस्क के लिए अनुबंध कर सकता है क्या? हाँ, कोर्ट द्वारा जो नियुक्त संरक्षक है वो उसके लाभ के लिए अनुबंध कर सकता है। विशिष्ट निष्पत्ति नहीं, बेटा याद करो विशिष्ट निष्पत्ति क्या होती है? अनुबंध को वैसा ही पूरा कराना जैसा करने के लिए बाध्य किया गया था। जैसे बेटा धोनी ने जिस बैट से छक्का लगाकर 2011 का वर्ल्ड कप मैच जिताया था, धोनी बोलता है कि ये बैट मैं दूंगा, तो यहां पर वो बैट देने से मना करता है, तो हम बोल सकते हैं क्या नहीं यार इस बैट का तो कोई विकल्प ही नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अवयस्क के बेटा 15 साल का बच्चा मान लीजिए, आप उसको विशिष्ट निष्पत्ति के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसे मान लो 16 साल के बच्चे ने क्रिकेट मैच में छक्का लगाकर कोई मान लो वर्ल्ड कप जिता दिया भारत को अंडर 19, वो बोलता है कि मैं ये बैट दूंगा, अब उसका विकल्प नहीं है, तो आप उसको विशिष्ट निष्पत्ति के लिए भी बाध्य नहीं कर सकते। हाँ बेटा, अवयस्क क्या बच्चा कभी दिवालिया हो सकता है क्या? ना सर, उसके जो संपत्ति उससे ज्यादा दायित्व होता है नहीं ना। साझेदार नहीं बन सकता, लेकिन केवल लाभ के लिए बन सकता है। अवयस्क एजेंट हो सकता है क्या? यस, अवयस्क एजेंट हो सकता है, लेकिन वो जब एजेंट अनुबंध करता है तो उसके लिए उसका प्रधान उत्तरदायी है, अवयस्क उत्तरदायी नहीं है। हाँ जी बेटा, अवयस्क ने कोई अनुबंध किया, बेटा एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा 15 साल का अनुबंध करता है
तो बताओ अव्यस्क पे कुछ भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, माता पिता पर भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बेटा अव्यस्क और वयस्क दोनों संयुक्त रूप से अनुबंध करते हैं। जैसे राम 35 वर्ष का है और कुश 15 वर्ष का है, दोनों ने मिलकर 1 करोड़ रुपए का लोन लिया बेटा बैंक से। बताओ इस लोन के लिए सर केवल राम उत्तरदायी है, अव्यस्क उत्तरदायी नहीं है। पूरे ऋण के लिए हाँ सर, अव्यस्क के लिए प्रतिभू। बेटा एक बात बताओ, हाँ जी, एक कुश है जिसकी आयु 15 साल है, वो एसबीआई से लोन लेके आता है, और उसके लिए राम जिसकी आयु 40 वर्ष है, वो गारंटी देता है एसबीआई को कि कुछ ने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो बताओ अव्यस्क से तो बैंक कुछ नहीं मांग सकता, परंतु अव्यस्क के लिए कोई प्रतिभू है, प्रतिभू मतलब जो गारंटी दे रहा है, ठीक है, वो चाहे बताओ वो यदि वयस्क है तो उसको बाध्य किया जा सकता है। अव्यस्क अंशधारक बन सकता है क्या? बेटा आप उसको अंशधारक मत बनाओ, क्योंकि कल को वो कॉल का पेमेंट नहीं करेगा तो आप उससे रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए आप केवल पूर्ण प्रदत्त अंशों के लिए उसको अव्यस्क को अंशधारी बनाना चाहिए। अब कृत्य करता है तो अव्यस्क को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद में था स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति से संबंधित प्रावधान। हाँ जी बेटा, जो व्यक्ति अनुबंध करता है तो वो बताओ क्या होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। इसमें क्या था, एक व्यक्ति जो बहुधा पागल है, कभी कभी स्वस्थ हो जाता है, जैसे कोमा में कभी कभी होश आ जाता है, तो जिस समय होश में है, स्वस्थ है, उस समय अनुबंध करता है तो वो अनुबंध सही है। अच्छा, दूसरा, एक व्यक्ति जो बताओ क्या है, जो बहुधा स्वस्थ मस्तिष्क है लेकिन कभी कभी पागल हो जाता है, शराब के नशे में कभी कभी, हाँ लो रात को, तो जिस समय नशे में उस समय वो अनुबंध नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद में कुछ व्यक्ति अयोग्य होते हैं, जैसे विदेशी शत्रु होते हैं, राजदूत होते हैं, उन पर वाद प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। ये जो लोग होते हैं बेटा ये अयोग्य होते हैं, इन पर ये भी अनुबंध नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये पहला आपको वैध अनुबंध का अनिवार्य तत्व समझ में आ गया होगा। दूसरा अनिवार्य तत्व है बेटा स्वतंत्र सहमति। पक्षकारों की सहमति क्या होनी चाहिए बेटा, स्वतंत्र होनी चाहिए। अच्छा, स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या होता है कि सहमति नंबर 1 उत्पीड़न द्वारा प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है बेटा, उत्पीड़न का मतलब होता है आप किसी को मारकर, पीटकर, डराकर, धमकाकर, कोई ऐसा किसी की संपत्ति रोकने की धमकी देकर उससे कोई अनुबंध करा रहे हो। एक्स वाई को कहता है जान से मार दूंगा यदि तुमने तुम्हारा घर जो 10 करोड़ का है वो मुझे 1 करोड़ रुपए में नहीं बेचा। तो यहां पर एक्स ने वाई की सहमति कैसे प्राप्त की है, उत्पीड़न द्वारा बेटा क्या की है, प्राप्त की है। ठीक है, तो अब देखो यदि ऐसा समझौता होता है तो बताओ जो वाई है यानी पीड़ित पक्षकार है, उसकी इच्छा पर अनुबंध क्या होगा, व्यर्थ नहीं है। वो चाहे तो अनुबंध वैध बना सकता है, वो चाहे तो व्यर्थ बना सकता है। अच्छा बेटा, उसके बाद में देखो क्या था, उसके बाद में अनुचित प्रभाव। अनुचित प्रभाव में किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है, बहला फुसला कर। दो पक्षकारों के मध्य संबंध होता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है तुम्हें ऑल इंडिया रैंक दिला दूंगा, बस तुम्हारी गाड़ी जो 10 लाख की है वो 50,000 में मुझे दे दो। तो यहाँ पर डराया धमकाया नहीं, उसको बहला फुसला कर अनुबंध करा लिया जाता है, वो अनुचित प्रभाव होता है। डॉक्टर और पेशेंट के मध्य, टीचर और स्टूडेंट के मध्य, एक क्लाइंट और उसके सीए के मध्य, ठीक है, इस प्रकार के अनुबंध क्या होते हैं, अनुचित प्रभाव होते हैं। ठीक है, अनुचित प्रभाव द्वारा होते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, पक्षकारों के बीच में बेटा संबंध होना चाहिए, एक पक्षकार दूसरे को क्या कर सके, प्रभावित करने की स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही उद्देश्य आपका गलत होना चाहिए। जैसे उद्देश्य, जैसे डॉक्टर का उद्देश्य उसको पेशेंट को बेचारे को सही करना है, तो वो अनुचित प्रभाव नहीं है। ठीक है, और अनुचित प्रभाव हुआ है ये कौन साबित करेगा, पीड़ित पक्षकार, और नहीं हुआ है ये दोषी पक्षकार साबित करेगा। ठीक है, और अनुचित प्रभाव हो जाता है तो आपको बताया हुआ है कि अनुबंध जो है वो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर क्या होता है, व्यर्थ नहीं होता है। वो चाहे तो अनुबंध रद्द कर सकता है, वो चाहे तो वैध भी बना सकता है। कपट का मतलब क्या होता है, जानबूझकर धोखा देना। मेरा बेटा फोन आईफोन नहीं है, मैं आपको बोलता हूं ये आईफोन है, नकली फोन असली बताकर भेज देता हूं आपको, मुझे अच्छे से पता है ये नकली है, बेटा ये कपट है, और मुझे भी यही लगता है कि असली है लेकिन वास्तव में नकली है, मिथ्या वर्णन है, अनजाने में किसी को धोखा दे देना। तो कपट में क्या होता है, जहां पर एक व्यक्ति कोई ऐसी चीज का उल्लेख करता है जो सत्य नहीं है और उसकी सत्यता में उसे खुद भी विश्वास नहीं है, उसको खुद को ही पता है कि ये नकली है। ठीक है, या फिर जानबूझकर कोई महत्वपूर्ण तथ्य, सक्रिय तथ्य छुपा रहे हो, जैसे शर्ट फटा हुआ है, जानबूझकर छुपा लिया, दिखा नहीं रहे हो आप। ठीक है, एक व्यक्ति का इरादा ही बताओ अनुबंध करने का नहीं है कि माल देना ही नहीं है, वो भी कपट है। ठीक है, कानून, किसी भी भारत के किसी कानून में जिसको कपट घोषित कर रखा है वो भी कपट है। धोखा देने के इरादे से आप कोई काम करते हो वो भी कपट है। ये सारे बेटा बताओ क्या होते हैं, कपट माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो कपट जब होती है तो बेटा बताओ क्या होता है, सामने वाला पक्षकार अनुबंध भंग कर सकता है, हर्जाना भी मांग सकता है, और ऐसा बोल सकता है कि अनुबंध को उसी स्थिति में लेकर आ जाए। यदि कपट नहीं हुई होती तो क्या होता, यदि कपट नहीं हुई होती तो बेटा ये फोन आपके हाथ में असली होता, आईफोन, तो मतलब मेरे को आप असली आईफोन देने के लिए क्या कर सकते हो, बाध्य कर सकते हो। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मात्र चुप रहना कपट है क्या, ना, चुप रहना कपट नहीं है, लेकिन बेटा दो दशाओं में चुप रहना कपट माना जाएगा। नंबर 1, जहां पर एक व्यक्ति का बोलने का कर्तव्य है, और बोलने का कर्तव्य क्या होता है बेटा, एक तो सद्भावना में, सद्भावना मतलब जहां पर दो व्यक्तियों का आपस में बहुत ज्यादा विश्वास है। ठीक है, तो उस दशा में बेटा आपको बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलते हो तो वो बताओ वो कपट मानी जाएगी, क्योंकि आपने सद्भावना को तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद में इसमें दूसरा आता है बीमे के अनुबंध। बीमे के अनुबंध में जो व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसको कोई बीमारी है तो उसको बताना पड़ता है, अन्यथा उसने नहीं बोला है तो वो कपट माना जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अनुबंध रद्द कर सकती है।
विवाह का अनुबंध, विवाह के अनुबंध में दोनों पक्षकारों को सारी बातें बतानी पड़ेगी एक दूसरे को। पारिवारिक बंध, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जैसे फैमिली सेटलमेंट हो रहा था, एक भाई को पता है इसमें खान छुपी हुई है इस संपदा में, तो वो बताना पड़ेगा, अन्यथा वो कपट माना जाए। अंश आवंटन, मतलब कोई कंपनी अंश जारी करने से पहले बेटा बताओ क्या करती है, क्रय विवरण जारी करती है। क्रय विवरण में बेटा बताओ आपने कोई क्रय विवरण में आपने कोई महत्वपूर्ण बात नहीं बताई, छुपा ली, तो वो भी कपट है। और दूसरा बताओ क्या था, कब चुप रहना कपट माना जाता है, जहां चुप रहना बोलने के बराबर हो। जैसे कोई बोल देता है, आपने नहीं बोला तो मान लूंगा ये घोड़ा स्वस्थ मस्तिष्क का है, ठीक है, मैं मान लूंगा, फिर भी वो नहीं बोलता है, तो फिर ऐसा माना जाएगा उसका चुप रहना कपट है, क्योंकि चुप रहना बोलने के बराबर। मिथ्या वर्णन आपको बता दिया था, अनजाने में किसी को धोखा दे देते हो आप। मैं आपको बोलता हूं ये फोन आप खरीद रहे हो क्या, आईफोन है, जबकि ये फोन नकली है, असली नहीं है, लेकिन अनजाने में मैं आपको धोखा दे देता हूं। मेरा भी ऐसा मानना है कि ये फोन जो है वो असली है, तो वो मिथ्या वर्णन है। मिथ्या वर्णन में भी बेटा बताओ क्या होता है। अब एक व्यक्ति अनुबंध रद्द कर सकता है। उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव में अंतर क्या होता है बेटा, उत्पीड़न में तो भौतिक ताकत होती है, डराते धमकाते, इसमें मानसिक दबाव होता है। बेटा उत्पीड़न में आपराधिक गतिविधि शामिल होती है नहीं होती। अनुचित प्रभाव में ऐसा कोई मारना पीटना वो सब नहीं होता, आपराधिक गतिविधि नहीं होती। पक्षकारों के बीच संबंध, उत्पीड़न में पक्षकारों के बीच संबंध होने जरूरी नहीं है। अनुचित प्रभाव, हाँ, उसमें तो टीचर विद्यार्थी डॉक्टर पेशेंट वो रिलेशनशिप होनी चाहिए। उत्पीड़न, अच्छा उत्पीड़न तो बेटा बताओ क्या होगा, एक्स ने बेटा बताओ क्या कर लिया, जेड को किडनैप कर लिया जो वाई की पत्नी है, तो बेटा एक्स ने बताओ, क्योंकि वो वाई से कोई बहुत महंगी चीज सस्ती लेना चाहता है, तो कोई जरूरी नहीं पक्षकारों के बीच में हो, किसी और के विरुद्ध भी हो सकता है उत्पीड़न। लेकिन अनुचित प्रभाव तो बेटा हमेशा क्या होना चाहिए, पक्षकारों के बीच में ही होना चाहिए। कपट और मिथ्या वर्णन, कपट में बेटा बताओ क्या होता है, धोखा देने का इरादा होता है, इसमें धोखा देने की बात नहीं होती। कपट में एक व्यक्ति को पता होता है सत्य क्या है, मिथ्या वर्णन में बेचारा खुद भी अनजान होता है, उसको सत्य का पता नहीं होता। कपट ज्यादा गलत चीज है, तो उसमें एक व्यक्ति अनुबंध भी भंग कर सकता है और हर्जाना भी मांग सकता है। मिथ्या वर्णन में सिर्फ क्या कर सकता है, एक व्यक्ति हर्जाना मांग सकता है। अच्छा बेटा, कपट में सामने वाले के पास सत्य का पता लगाने के साधन है, तो भी वो ये नहीं बोल सकता दोषी पक्षकार, हाँ, कपट में दोषी पीड़ित पक्षकार के पास सत्य का पता लगाने के साधन है। जैसे फैक्ट्री के कागजात देखे, उससे पता चल रहा है फैक्ट्री में इतना ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन सामने वाला जानबूझकर कपट कर रहा है, तो बेटा आप अनुबंध भंग कर सकते हो। लेकिन मिथ्या वर्णन का केस और उसमें एक व्यक्ति के पास सत्य का पता लगाने के उचित साधन है, उसको पता है कि वो पता लगा सकता है, तो फिर दोषी पक्षकार बोल सकता है तुम पता लगा सकते थे ना, मैंने तो बोला था 1000 टन होगा प्रोडक्शन, लेकिन बिल्कुल लेखा भैयों में लिखा हुआ 800 ही होता है, तो तुम पता लगा सकते थे पढ़कर कि 800 ही होता है। तो उस दशा में जो है वो बताओ क्या होगा, उस दशा में जो है वो एक पक्षकार ऐसा बोल सकता है कि हाँ, मतलब जो है दोषी पक्षकार बोल सकता है कि नहीं तुम अनुबंध रद्द नहीं करोगे। स्वतंत्र सहमति नहीं होती, आपको पता है कि अनुबंध क्या होता है बेटा, व्यर्थ नहीं होता है। अच्छा गलती आपको मैंने बताई थी, ये आपको कॉपी में लिखाया हुआ है। गलती देखो, एक तो एक पक्षीय होती है, एक द्विपक्षीय। एक पक्षीय में वैध होता है, जो जिसकी गलती वही भुगते, द्विपक्षीय तो व्यर्थ है, ठीक है। अच्छा गलती कानून की होती है, कानून की गलती अक्षम्य है। जैसे बायर को पता ही नहीं है कि जो खरीदता है संपत्ति उसी को रजिस्ट्री का पैसा देना पड़ता है, तो कानून की गलती अक्षम्य है, वो तो अनुबंध वैध ही है। तथ्य की गलती है, जैसे घोड़ा मर चुका है, माल जल चुका है, उसके बारे में पता नहीं है, दोनों ही पक्षकार द्विपक्षीय, तो फिर वो अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा उसके बाद में अनुबंध वैध होने के लिए उसमें उद्देश्य और प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए सबसे पहले। हाँ बेटा, कब कब अनुबंध का उद्देश्य और प्रतिफल अवैधानिक माना जाता है, जब प्रतिफल या उद्देश्य कानून द्वारा वर्जित हो। कानून किसी प्रतिफल या उद्देश्य को मना करता है, लेकिन बेटा एक अधिकारी द्वारा मना नहीं होना चाहिए। जैसे अपन ने वो उदाहरण पढ़ा था ना, वो घास काटने का लाइसेंस आप किसी और को नहीं दोगे, ये कानून मना नहीं करता, अधिकारी खुद ही मना करता है कि तुम आगे किसी को मत देना, वहां पर प्रतिफल वैध है, ठीक है, क्योंकि अधिकारी मना नहीं कर सकता। हाँ बेटा, भारत के किसी वो प्रावधान का हनन करे, ठीक है, ये एक ही बात है, जब कपटपूर्ण आपका इरादा किसी से कपट करने का हो, भारत में प्रचलित कानून का उल्लंघन कर रहे हो, किसी व्यक्ति की संपत्ति को हानि या व्यक्तिगत रूप से हानि, एक्स ने वाई को कहा जाके जड़ के हाथ पर तोड़ दो, तो बेटा बताओ एक्स और वाई के अनुबंध हुआ है किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से हानि पहुंचाने का, या एक्स ने वाई को कहा कि जड़ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दो, तो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का अनुबंध होता है। वहां पर भी प्रतिफल और उद्देश्य बताओ क्या होता है, अवैधानिक होता है। अनैतिक बेटा, नैतिकता के विरुद्ध, जैसे एक व्यक्ति किसी महिला को कहता है तू तेरे पति से तलाक ले ले और मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, ये अच्छे नैतिकता नहीं है, ये अनुबंध भी व्यर्थ होते हैं। लोकनीति के विरुद्ध, लोकनीति के विरुद्ध बेटा शत्रु, जिसके लोकनीति के विरुद्ध में नो पॉइंट है, जैसे जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है उस देश के साथ क्या बताओ अनुबंध करते हो, हाँ बेटा वो लोकनीति के विरुद्ध है। कानून का मार्ग आप अवरुद्ध नहीं कर सकते, जैसे ठीक है,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, अनुरक्षक तथा चैम्पर्टी। अनुरक्षण में मेंटेनेंस में क्या होता है, एक्स की नहीं बनती जड़ से, एक्स वाई को पैसा देता है कि वही वो जड़ पर वाद प्रस्तुत करे। तो आप किसी को पैसा देते हो ताकि कोई व्यक्ति किसी पर वाद प्रस्तुत करे, वो अनुरक्षण है। ये अनुबंध भी व्यर्थ है क्योंकि आप मुकदमेबाजी को बढ़ावा दे रहे हो। वाई के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, उसके 100 करोड़ रुपए इनकम टैक्स वाले ले गए। एक्स बोलता तेरा सारा पैसा दिलवा दूंगा, मेरी जानकारी है, बस जो भी पैसा आएगा 25% मुझे दे देना उसमें से। वाई बोलता है ठीक है। तो ये चैम्पर्टी है। आप किसी को कोई पैसा रिकवर कराने की बात करते हो, उसमें कोई परसेंटेज मांग रहे हो, इस तरह के अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। ये भी अनुबंध व्यर्थ है। सरकारी पदों की बिक्री, हाँ जी, एक मिनिस्टर कहता है लो तुमको ये ऑफिसर बना देता हूं, इतना पैसा दे दो, या भारत रत्न दिला देता हूं, इतना पैसा दे दो, वो भी लोक नीति के विरुद्ध है क्योंकि आप जो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन है उसको सेवा में आने से रोक रहे हो। एकाधिकार के सृजन, एकाधिकार, एक वस्तु के मान लो दो ही विक्रेता हैं, ए और बी। जैसे मान लो अभी टेलीकॉम क्षेत्र में एक तो रिलायंस है, ठीक है, एक एयरटेल और एक वीआई है, तीनों बोल मिलकर ऐसा अनुबंध कर लेते हैं, इससे कम में तो देंगे ही नहीं अपन सर्विसेज, बहुत ज्यादा प्राइस है वो। तो बेटा बताओ क्या, वो एकाधिकार वाली स्थिति सृजन कर रहे हैं, वो भी लोक नीति के विरुद्ध है। विवाह दलाली के अनुबंध, सलमान खान कहता है मेरे को कि सर मेरी शादी करवा दो, आपको इतने पैसे दूंगा, बेटा वो विवाह दलाली के अनुबंध भी लोक नीति के विरुद्ध होते हैं, ये समझौते भी व्यर्थ होते हैं। लेकिन हाँ, ये जो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं, जीवन साथी .com है, शादी.com है, ये तो केवल आपकी सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं बोलते कि आपको दिलवाई देंगे लड़का या लड़की। न्याय के मार्ग में हस्तक्षेप करना, गवाह को पेश नहीं होने के लिए आप अनुबंध कर रहे हो, कोर्ट के जज को पैसा देकर बोल रहे हो हमारे पक्ष में निर्णय दे दो, ये अनुबंध भी लोक नीति के विरुद्ध है। दायित्व के विरुद्ध हित, बेटा मैं बोलता हूं कि नहीं, मैं कोई डाउट बताऊंगा तो इतने पैसे लूंगा, जो कार्य करना मेरा दायित्व है उसके विरुद्ध मैं पैसे ले रहा हूं, वो अनुबंध भी व्यर्थ है, ठीक है। प्रतिफल जो अंशतः गैर कानूनी है, बेटा एक व्यक्ति एक बार में गया, बार में उसने ड्रग्स भी लिया और बियर भी ली, तो बार में बियर तो वैध है परंतु ड्रग्स अवैध है। अच्छा, बिल बना 50,000 का, 25,000 बियर का है और 25,000 ड्रग्स का है, तो बताओ जो वैध पार्ट है उसको अवैध से अलग अलग कर सकते हैं, तो वैध वाला तो वैध है और व्यर्थ वाला गलत है, लेकिन अलग अलग नहीं हो सकता। 50,000 के बिल में पता ही नहीं है कि बियर का कितना है, ड्रग्स का कितना है, तो पूरा अनुबंध ही व्यर्थ माना जाएगा। होप सो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तीसरी, इसमें 3 पार्ट में मॉड्यूल में दे रखा है अपने। हाँ, व्यर्थ ठहराव, देखो व्यर्थ ठहराव क्या होते हैं, शादी में बाधा डालने वाला समझौता। बेटा एक व्यक्ति है रामू, रामू की बेटा एक प्रेमिका है, उसकी कहीं शादी हो रही है, तो रामू एक्स को पैसे देता है कि उसके जो मंगेतर है उसके हाथ पैर तोड़ दो। तो बताओ रामू और एक्स के बीच में अनुबंध हुआ है किसी की शादी में रुकावट डालने का, ये समझौता व्यर्थ है या नहीं है? हाँ, लेकिन अवयस्क की शादी में रुकावट डाल रहे हो, वहां पर तो इनाम मिलेगा, वो समझौता वैध है। अच्छा बेटा, व्यापार में बाधा डालने वाला समझौता, मुकेश अंबानी जी ने कहा किसको, एक गुंडे के साथ में अनुबंध किया कि मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा, जाकर तुम एयरटेल के सारे टावर को तोड़ दो। तो मुकेश अंबानी जी और गुंडे के मध्य जो अनुबंध हुआ है वो किसी के व्यापार में रुकावट डालने का अनुबंध है। ये अनुबंध भी बताओ क्या होते हैं, व्यर्थ ठहराव होते हैं। लेकिन इसके कुछ उदाहरण थे बेटा, ध्यान रखो। एक व्यक्ति, जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट है, जयपुर में कान्हा रेस्टोरेंट है, वो अपनी ख्याति बेचता है, क्या बेचता है, ख्याति बेचता है, और सामने वाला बोलता देख तेरा संस्थान तभी खरीदूंगा जब तू मिठाइयों का बिजनेस जयपुर में और इतने समय तक नहीं करेगा, तो फिर ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी को व्यापार में रुकावट डाल रहे हैं, वो आपसी सहमति से हो रहा है, वो अपवाद है। फिर वो रेस्टोरेंट वाला ये नहीं बोल सकता नहीं मैं तो कर सकता हूं क्योंकि वो अनुबंध तो मेरे व्यापार में रुकावट डाल रहा है, ना 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 ना। लेकिन आपको बताया था सीमाएं जो है वो वैसी होनी चाहिए जैसे जहां जहां व्यापार हो रहा है, ठीक है, और एक पीरियड के लिए होना चाहिए, निश्चित पीरियड के लिए। अच्छा, दूसरा इसमें बताओ क्या था, दूसरा जैसे मान लो एक फर्म में साझेदार, अपवाद, एक्स वाई और जेड 3 साझेदार है, वाई जेड छोड़ के जा रहा है, उसको बाकी साझेदार पैसा इसलिए ज्यादा दे रहे हैं कि तुम इतने समय तक हमसे मिलता जुलता व्यापार नहीं करोगे, बाद में करने लग जाता है। जेड बोलता है वो समझौता तो व्यर्थ था क्योंकि वो मेरे को व्यापार करने से रोक रहा है, ना ना, वो भी अपवाद है, जेड को बात माननी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जैसे मान लो जो विद्यमान साझेदार हैं ए बी सी, उनके मध्य संबंध होता है, उनके मध्य अनुबंध होता है कि जब तक फर्म में है तब तक फर्म के जैसा काम नहीं करेंगे, तो वो समझौता भी वैध है। ऐसा नहीं बोल सकता सी कि नहीं ये तो व्यापार को रोकने वाला इसलिए व्यर्थ है, मैं तो ये काम करूंगा, बाद में बोलता है, ना ना, वैसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक सर्विस, सेवा ठहराव था बेटा। सेवा ठहराव में क्या था कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर जाता है, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं तेरे को इतना पैसा दे देंगे लेकिन तेरे को हमारे यहाँ पे ही काम करना पड़ेगा, कहीं और काम नहीं करेगा, तो ये अनुबंध भी वैध है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता डॉक्टर मेरे को कार्य करने से रोक रहे हैं, देखो, ठीक है, ये अनुबंध वैध माना जाएगा। ये इसके वैधानिक कार्यवाहियों में बाधा डालने वाले समझौते, जैसे मान लो आप जो जज को बोल रहे हो कि भैया आप पैसे लेकर हमारे पक्ष में निर्णय दे दो, विटनेस को हाथ पैर तोड़वाने के लिए कि गवाह आपके पक्ष में विपक्ष में गवाही देगा, तो किसी गुंडे को बोल रहे हो उसके हाथ पैर तोड़ दो, तो कानूनी कार्यवाहियों में बाधा डालने वाले समझौते व्यर्थ होते हैं। लेकिन एक्स और वाई के मध्य अनुबंध होता है, इस प्रकार का अनुबंध होता है कि अपने बीच में कोई भी विवाद होगा तो अपन पंचनामे, समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं इनके पास ले जाएंगे, अपन इसको कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। तो बताओ एक्स और वाई के मध्य जो अनुबंध हुआ है
वो बताओ किससे रिलेटेड है, एक्स और वाई के मध्य जो अनुबंध हुआ है वो, अब वाई बोले नहीं 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 मेरा देखो ये मामला अब कोर्ट में ले जाऊंगा क्योंकि वो अनुबंध तो व्यर्थ है, क्योंकि वो मेरे को कोर्ट में नहीं ले जाने देला, मामला वैधानिक कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, हम बोलेंगे ना ना, वो पंचनामे के पास ही जाएगा। फिर समझौता, ये पता ही आपको अर्थ अनिश्चितता, जैसे गाड़ी कौन सी है ये मैंने आपको बताया नहीं, वो भी व्यर्थ है। बाजी के समझौते बेटा, हाँ बारिश हुई तो मैं आपको इतना दूंगा, बारिश नहीं हुई तो आप मुझे इतना दोगे, एक व्यक्ति हारेगा एक व्यक्ति जीतेगा, यदि कोई घटना घट जाएगी, वो बाजी के समझौते होते हैं और वो क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। बाजी के समझौते जैसे लॉटरी के लेन देन होते हैं वो व्यर्थ होते हैं बेटा। जहां पर ज्ञान की वो बुद्धि की जरूरत नहीं होती, जहां ज्ञान और बुद्धि की जरूरत होती है, केबीसी वेबीसी वो तो वैध होते हैं, ज्ञान की जरूरत नहीं होती वहां, वो भी बताओ क्या होते हैं, व्यर्थ। सट्टेबाजी के लेन देन शेयर बाजार में, जहां पर बताओ क्या होता है, जहां पर एक पक्षकार क्या करता है, शेयर लेता नहीं है, भाव बढ़ जाएगा तो वो सौदा काट देगा, ऐसे करता है ना वो, कि मतलब केवल मूल्यों का डिफरेंस जो है, अंतर है, वो केवल वो तो रिकवर करेगा, उसका खरीदना इरादा ही नहीं है माल, ठीक है, ऐसे के वैसे सौदे काटना है, वो सट्टेबाजी के लेन देन वो भी व्यर्थ हैं। घुड़दौड़ के लेन देन 500 रुपए से कम के तो वैध हैं, अवैध हैं, सॉरी व्यर्थ है, 500 उससे ज्यादा के। चिट फंड आपको पता है कि हर महीने इतना इतना पैसा दोगे, विनर को इतना पैसा मिल जाएगा, वो ऐसा श्रृंखला चलती रहती है, उसमें बार बार दोहराया जाता है, तो उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, उसके नाम की पर्ची नहीं डाली जाएगी जो पहले जीत गया है, तो वो वैध होते हैं, वो बाजी के ठहराव नहीं होते। शेयर बाजार में यदि माल का आप डिलीवरी लोगे, शेयर खरीदोगे, ऐसा नहीं कि केवल अंतर को सेटल कर लोगे, तो वो वैध होता है, ठीक है, जहां पे चातुर्य होता है वो वैध होता है। और बीमे के अनुबंध जो होता है उसमें भी ऐसा होता है ना, गाड़ी को आग लग गई तो पैसा देंगे, गाड़ी का एक्सीडेंट, अरे तो भैया वो वैध है, बीमे के अनुबंध वैध होते हैं। बीमे के अनुबंध और बाजी के ठहराव में अंतर क्या होता है, बाजी के ठहराव में तो देखो कोई अनिश्चित घटना घट गई तो एक व्यक्ति पैसा दे देगा, दूसरा ले लेगा, और बीमे के अनुबंध में क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। बीमे के अनुबंध में आपको पता है प्रतिफल होता है, आप प्रीमियम दोगे और वो आपको पैसा देता है। बाजी के ठहराव में आपके पैसे लग गए, सामने वाला आपको कुछ नहीं देता, यदि बारिश आ गई तो आपके लग गए पैसे। बीमे के अनुबंध में जो वस्तु होती है उसमें आपका हित होता है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, उसमें काहे का हित होता है, कोई सी चीज का हित ही नहीं होता। क्षतिपूर्ति का अनुबंध जो होता है बेटा बताओ क्या होता है, हाँ जी, क्षतिपूर्ति के अनुबंध में, बीमे के अनुबंध में जितनी हानि होती है केवल उतना आपको देना होता है, और उसमें जो अब वो हानि कितनी होगी पता ही नहीं है ना अपने को, बाजी के ठहराव में तो पता होता है कि हाँ इतना पैसा देंगे। बेटा बीमे के अनुबंध भारत में वैध और प्रवर्तनीय, बाजी के ठहराव व्यर्थ हैं। बेटा बीमे के अनुबंध में जो प्रीमियम होता है उसकी गणना वैज्ञानिक आधार पे होती है, जैसे ट्रक का है तो प्रीमियम ज्यादा होगा, एरोप्लेन का है तो प्रीमियम और ज्यादा होगा। बाजी के ठहराव में सट्टा तो 1000 का, 10,000 का, 1 करोड़ का, कितना भी लगा लो, उसमें कोई वैज्ञानिक आधार थोड़ी होता है। देखो बीमे के अनुबंध जन कल्याण के लिए होते हैं कि भैया कोई बड़े नुकसान से बचाता है, ये तो जन कल्याण को मतलब लोगों को सट्टेबाजी की तरफ ले जाते हैं कि लोग सट्टे खेल रहे हैं बैठ के, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 3 जो भी जिसका हम पूरा रिवीजन कर चुके हैं, होप सो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। इसी स्पीड से मुझे चलना पड़ेगा तभी बेटा अपना मैराथन का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कंप्लीट होगा। हाँ जी बच्चों, 3 चैप्टर का रिवीजन सबको ओके समझ में आ गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 का रिवीजन हमारा। हाँ जी, यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी बच्चे, सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस। अनुबंध का निष्पादन की हम बात कर रहे हैं। अनुबंध का निष्पादन देखो, अनुबंध के निष्पादन की हम बात करें, अनुबंध का निष्पादन क्या होता है, जब अनुबंध के पक्षकार अपने अपने वचन का निष्पादन कर देते हैं, ठीक है, जब अनुबंध के पक्षकार अपने अपने वचन का निष्पादन कर देते हैं तो उसे अनुबंध का निष्पादन कहा जाता है। अनुबंध का निष्पादन 2 तरह से हो सकता है बेटा। वास्तविक निष्पादन, एक्स को वाई को माल देना था, एक्स ने वाई को माल दे दिया, वाई ने एक्स को पैसे दे दिए। जब एक व्यक्ति को अपना कार्य करना होता है वो उसने कर दिया, दूसरे ने स्वीकार भी कर लिया, वो वास्तविक निष्पादन है। बेटा प्रयासित निष्पादन क्या होता है, एक्स ने वाई को माल देना चाहा परंतु वाई स्वीकार करने से मना कर रहा है, वो प्रयासित निष्पादन है कि एक्स ने प्रयास किया था परंतु वाई दूसरे पक्षकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। अच्छा, उसके बाद में अनुबंध किसके द्वारा पूरा किया जाए। हाँ जी बच्चों, अनुबंध किसके द्वारा पूरा किया जाए ये अपन देखेंगे। तो देखो सबसे पहले स्वयं वचनदाता द्वारा। हाँ जी बेटा, विराट कोहली ने कहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कि मैं आपकी टीम से आईपीएल में मैच खेलूंगा। बेटा व्यक्तिगत चातुर्य प्रतिभा के अनुबंध है, क्या विराट कोहली अपनी जगह किसी और को भेज सकता है क्या, नहीं, स्वयं वचनदाता द्वारा अनुबंध पूरा किया जाना चाहिए। अभिकर्ता, हाँ जी बेटा एक बात बताओ, देखो एक्स ने वाई को कहा ठीक है मैं तुम्हें इतना माल सप्लाई कर दूंगा, एक्स खुद नहीं जाता है, उस अभिकर्ता को भेज देता है माल देने के लिए, तो यहाँ पे कोई व्यक्तिगत चातुर्य प्रतिफल नहीं है, तो ये अभिकर्ता भी पूरा कर सकता है। कानूनी प्रतिनिधि, बेटा देखो ध्यान से सुनना, एक्स ने लोन लिया किससे, एसबीआई से, कितने रुपए का, 10 लाख का। एक्स की मृत्यु हो गई तो उस दशा में बेटा यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका कानूनी प्रतिनिधि उसके वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु कानूनी प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व तो कहां तक होगा, जितने रुपए की संपत्ति उसको अपने पिताजी से प्राप्त हुई। एक्स की संपत्ति 5 लाख थी तो उसका कानूनी प्रतिनिधि केवल 5 लाख ही चुकाने के लिए एसबीआई को बाध्य है। अच्छा, उसके बाद में था तृतीय पक्षकार, ये आपको बताया हुआ है
कि तृतीय पक्षकार भी अनुबंध का निष्पादन कर सकता है। एक्स ने वाई को माल बेचा, ठीक है, और एक्स को पेमेंट कौन दे देता है, जड़ दे देता है। 10,000 का माल बेचा और 5,000 कौन दे देता है, जड़। तो एक्स वाई से केवल 10, ऐसा नहीं 10,000 मांग लेगा, क्योंकि वचन का निष्पादन तृतीय पक्षकार भी कर सकता है। और बेटा संयुक्त वचनदाता, संयुक्त वचनदाता का तो नीचे डिटेल में आ रहा है, अभी पढ़ेंगे। उत्तराधिकार और अधिविन्यास में क्या अंतर है? हाँ जी बच्चों, उत्तराधिकार और अधिविन्यास में क्या अंतर है? उत्तराधिकार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि को, हाँ जी बेटा, उसके लाभ और उसके जो दायित्व है और अधिकार है दोनों हस्तांतरित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तराधिकार कहते हैं। जैसे एक्स की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो एक्स के जितने भी अधिकार और कर्तव्य थे वो उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएंगे, वो उत्तराधिकार है, ठीक है। एक्स का कोई दायित्व है वो भी वाई को मिलेगा, एक्स की कोई संपत्ति है वो भी वाई को मिलेगी, लेकिन उसका जो दायित्व है वो उसकी संपत्ति की राशि से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब एक्स अपने पीछे 50 लाख की संपत्ति छोड़ के गया है, लेकिन दायित्व 1 करोड़ के थे, पिताजी अय्याशी करके चले गए, तो बेटा 50 लाख के लिए उत्तरदायी है, 1 करोड़ के लिए उत्तरदायी नहीं। अधिविन्यास क्या होता है? मर्जी से कोई व्यक्ति किसी को कुछ देता है, वो अधिविन्यास है। उसमें केवल क्या हो सकता है, केवल लाभ हो सकते हैं, दायित्व हस्तांतरित नहीं हो सकते। अच्छा, ये वाला देखो, निष्पादन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना करने का प्रभाव। बेटा एक्स ने कोई माल सप्लाई करना था वाई को, एक्स जो है वो माल लेकर चला गया वाई के पास, अब वाई उसको स्वीकार नहीं कर रहा, तो एक्स अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कब मुक्त होगा? 3 शर्तें, शर्तहीन होना चाहिए। शर्तहीन मतलब माल देना था कुछ और एक्स ले गया कुछ और, कुछ शर्त लगा रहा है बिना मतलब की, तो फिर एक्स अपने दायित्व से मुक्त नहीं है। वाई ने वहां स्वीकार करने से मना किया तो वाई बिल्कुल अपनी जगह सही है, शर्तहीन होना चाहिए। और दूसरा, उचित समय और उचित स्थान पर, जैसा वाई ने बोला था उसी समय उसी स्थान पर माल लेकर गया हूं, और मतलब कुछ सौंपने का प्रस्ताव है तो मैंने उसको देखने का भी मौका दिया कि लो भाई माल देख लो। उसके बाद में भी वाई यदि माल को स्वीकार नहीं कर रहा है तो एक्स अपने दायित्व से क्या है, मुक्त है, क्योंकि बेटा एक्स ने तो पूरा अपना काम कर दिया। वचन पूरा करने के लिए पक्षकार द्वारा मनाही का दुष्परिणाम, एक व्यक्ति अपना वचन पूरा नहीं करता तो दूसरा पक्षकार भी अनुबंध को रद्द कर सकता है, यही होता है। संयुक्त वचनदाता वाला ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसमें अलग अलग केस आएंगे। एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर 90,000 रुपए लिए बेटा, किससे? ए से। तो बताओ जनरली 30,000 रुपए के लिए उत्तरदायी है, क्या ए पूरा 90,000 एक्स से मांग सकता है? यस, लेकिन एक्स के पास क्या उत्तरदायी है? 30,000 वाई से मांग लेगा और 30,000 जेड से मांग लेगा। अच्छा बेटा, वाई की मृत्यु हो गई तो बेटा एक्स वाई के कानूनी प्रतिनिधि से 30,000 ले लेगा और जेड से 30,000 ले लेगा। वाई दिवालिया हो गया तो फिर कानूनी प्रतिनिधि नहीं आएगा, कुछ है ही नहीं, तो एक्स बेटा बताओ जेड से 45,000 रुपए लेगा और 45,000 एक्स वहन करेगा, यानी वाई की जो हानि है एक्स और जेड मिलकर आधी आधी वहन करेंगे। यही संयुक्त वचनदाताओं वाला अपना टॉपिक था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वचन के पूरा करने हेतु समय और स्थान, इसमें आपको पता ही है वचन के निष्पादन के लिए जहां कोई आवेदन नहीं किया जाए तथा कोई समय निर्दिष्ट नहीं हो। तो एक बात बताओ, आवेदन मतलब सामने वाला व्यक्ति, जैसे एक्स ने वाई को कहा मैं तुम्हें माल दूंगा, अब मान लो कोई समय निर्दिष्ट नहीं है कब देगा, वाई को कोई आवेदन भी नहीं करना, तो ठीक है, फिर उस केस में एक्स का उत्तरदायित्व है कि एक उचित समय के भीतर बताओ क्या करे, वचन को पूरा करे, क्योंकि समय तो निर्दिष्ट है नहीं। अच्छा, वचन की निष्पत्ति हेतु समय तथा स्थान जहां समय निर्दिष्ट हो तथा कोई आवेदन नहीं किया जाए, बेटा वाई आवेदन नहीं करेगा और समय निर्दिष्ट है तो निर्दिष्ट समय के भीतर एक्स दिया है उसको। अच्छा, किसी निश्चित दिन निष्पत्ति हेतु आवेदन उचित समय तथा स्थान पर किया जाए। आवेदन करना है, वाई ने कहा मैं मांगूंगा, तो ठीक है वाई मांगेगा तब एक्स देगा, तो वाई की ड्यूटी है कि एक्स को बोले कि ये माल जो है वो ये उचित समय और उचित स्थान पर, यहाँ मतलब कोई उचित समय और उचित स्थान बताए, ऐसा नहीं कि रात को लेकर आ जाए माल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वचन के निष्पादन हेतु स्थान जहां कोई आवेदन नहीं किया जाना है तथा स्थान भी तय नहीं है, तो फिर एक्स की वचनदाता का उत्तरदायित्व है, वाई से पूछे कि हाँ भाई कौन सी जगह पर लेकर आना है माल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। व्युत्क्रम वचन आपको बताइए, व्युत्क्रम वचन क्या होते हैं, ठीक है। स्विगी ने आपको कहा कि हम आपको माल देंगे और आपने कहा स्विगी को कि माल जैसे ही दे दोगे पैसे दे देंगे, दोनों ने वचन दिया, अभी किसी ने भी अपने वचन का निष्पादन नहीं किया, तो ये व्युत्क्रम वचन है। व्युत्क्रम वचनों का निष्पादन जनरली साथ साथ होता है, जैसे ही स्विगी माल दे देगा आप उसे पैसे दे देना, तो सामान्यतः तो व्युत्क्रम वचनों का निष्पादन क्या होता है, साथ साथ होता है। व्युत्क्रम वचनों का क्रम निर्धारित है, स्विगी ने कहा पहले पेमेंट जमा कराओ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, फिर आपको माल देंगे, तो ठीक है, यदि निष्पादन का क्रम निश्चित है तो निष्पादन के क्रम को देंगे। एक पक्षकार दूसरे को वचन का निष्पादन करने से रोकता है तो दूसरा पक्षकार अनुबंध रद्द कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर ये चीज देखना आप, जहां पर, अच्छा इसमें एक चीज ये थी कि जहां समय अनिवार्य तत्व हो और समय अनिवार्य तत्व है और वचन का निष्पादन, हाँ जी बेटा, हाँ जी हाँ, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे, समय अनिवार्य तत्व हो और बताओ वचन का निष्पादन नियत समय पर नहीं किया गया है, ठीक है, तो समय अनिवार्य तत्व है, जैसे मान लो शेयर बाजार में समय अनिवार्य तत्व होता है ना, वहां पर तो सामने वाला अनुबंध रद्द कर सकता है, और समय अनिवार्य तत्व नहीं है तो वहां पर सिर्फ फर्जाना मांग सकता है, अनुबंध रद्द नहीं कर सकता है। सहमत समय से अलग, बेटा एक बात बताओ, एक्स को वाई को 2 दिन बाद में माल देना था और 5 दिन बाद में लेके गया है,
वाई स्वीकार कर लेता तो ठीक है, अनुबंध वैध है। मतलब सहमत समय के बाद में भी कोई व्यक्ति माल लेके जाता है और सामने वाला स्वीकार कर ले तो अनुबंध फिर वैध माना जाएगा, ठीक है। हाँ, और नहीं वो हर्जाना मांग सकता। हाँ, स्वीकार करते समय उसने वाई ने बोल दिया एक्स को कि मैं स्वीकार तो कर रहा हूं परंतु हर्जाना मांगूंगा, तो एक अलग बात है, तो फिर जरूर मांगा जा सकता, अन्यथा नहीं मांगा जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बातें पढ़ी अपन ने। उसके बाद में असंभव कार्य को करने का ठहराव क्या होता है? व्यर्थ होता है, चांद तारे तोड़ने के बाद में, ठीक है। एक ऐसा कार्य जो बाद में असंभव हो जाए, जैसे मान लो कि भाई ठीक है वो आग लग गई तो वो माल सप्लाई नहीं हो सकता, तो जिस समय असंभव हो गया उस समय वैध है। असंभव और गैर कानूनी कार्य की, ठीक है, असंभव और गैर कानूनी कार्यों की गैर निष्पत्ति के माध्यम से आने के लिए क्षतिपूर्ति, ठीक है। ये आपको बताइए असंभव और गैर का मतलब वो सारे निष्पादन हो नहीं सकते, ठीक है। असंभविता देखो, एक तो क्या होती है शुरुआती असंभविता, जैसे जयपुर से दिल्ली 10 मिनट में दौड़कर दिखा दूंगा, तो अनुबंध शुरू से ही वैध है। यदि पक्षकारों को ज्ञात है, दोनों को ही पता है ना दौड़ा जा सकता है, तो भी व्यर्थ है, और दोनों पक्षकारों को ज्ञात नहीं है तो भी व्यर्थ है। और यदि एक पक्षकार को पता है, जैसे एक्स वाई को बोलता है कि मैं तुम्हें माल दूंगा, और एक्स को पता है माल मेरा है, मेरे पास है नहीं, मेरे को अनुबंध करना, तो एक पक्षकार को पता है अनुबंध का निष्पादन नहीं होगा, तो फिर बेटा बताओ वाई इस पर क्या कर सकता है? वाद प्रस्तुत करके हर्जाना मांग सकता है, ठीक है। अनुबंध करने के बाद की संभविता, मैंने आपको कहा कि मैं आपको माल दूंगा, बाद में मेरे गोदाम में आग लग गई, माल जल गया, अनुबंध बनाया था तब तो वैध था, ठीक है, तब तो संभव था, परंतु बाद में कोई घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से अनुबंध क्या हो गया? असंभव हो गया, तो ये बाद की संभविता है। तो उस समय जब अनुबंध असंभव हुआ है तब अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट बताओ क्या था? कुछ ऐसी बातें करने का व्युत्क्रम वचन। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। आधी चीज वैधानिक और आधी चीज अवैधानिक है। जैसे वो क्या जाता है, बियर बार में जाता है, तो 50,000 रुपए का बताओ वो उसका बिल आता है, उसमें 25,000 रुपए की बियर है, 25,000 का ड्रग्स है, तो ये जो वैधानिक भाग है 25,000 वाला ये वैध है, और ये 25,000 रुपए वाला ड्रग्स वाला पार्ट जो है वो अवैध है। लेकिन मान लो बिल का अमाउंट अलग अलग है, मतलब अलग अलग नहीं बताया हुआ है, तो वो पूरा अनुबंधी व्यर्थ माना जाएगा। यदि मान लो वैधानिक भाग को वैधानिक भाग से अलग नहीं किया जा सकता, तो पूरा अनुबंध ही क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भुगतान का नियोजन। भुगतान का नियोजन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बात बताओ, ये बैंक है एसबीआई ने लोन दिया है बेटा एक्स को, कब दिया है? 2015 में लोन दिया है बेटा 1 करोड़ का, 2016 में लोन दिया है बेटा कितने रुपए का? 3 करोड़ का, और 2017 में लोन दिया बेटा कितने का? 5 करोड़ का। और उसके बाद में एक्स जो है वो 2021 में ऋण का पेमेंट करता है कितने रुपए का? 4 करोड़ रुपए का। तो बताओ एसबीआई इस लोन को कौन से ऋण के विरुद्ध एडजस्ट करे? तो बेटा एसबीआई जैसा एक्स बोलेगा 1 करोड़ ये खत्म कर दो, 3 करोड़ ये, तो वैसे कर लेंगे। एक्स बोलेगा 3 ये खत्म कर दो, 1 इसमें से कर दो, तो वैसे कर लेंगे। एक्स बोलेगा 5 वाले में से कर लो, तो जैसा वो बोलेगा वैसा होगा। यदि वो कुछ नहीं बोलता है तो बताओ इसके ऊपर लेनदार की इच्छा है, वो चाहे तो बताओ क्या कर सकता है? कुछ इसमें से कर जिसमें जो करना चाहेगा वो कर सकता है। बुद्धिमान लेनदार जो सबसे पहले है उसको करेगा, क्योंकि उसके कालबाधित होने का खतरा है। और सर ऑलरेडी कालबाधित हो गया, हाँ उसको भी एडजस्ट कर सकता है, ऑलरेडी कालबाधित हो गया। यदि नहीं बोलता है तो देनदार कुछ, और मान लो इसने देनदार ने भी बुक्स में 1 + 3 + 5 ऐसे टोटल 9 में से बेटा कितना 4 माइनस करके दिखा दिया 5, इतना बकाया है, तो ऐसा माना जाएगा जो पहले आया है 1 करोड़ और 3 करोड़ वो खत्म हुए माने जाएंगे, वो दोनों खत्म हुए माने जाएंगे, ठीक है। और एक ही डेट के तो बताओ अनुपात के आधार पर पेमेंट हुआ माना जाएगा। वे अनुबंध जिन्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या आता है? नवीनीकरण में क्या होता है? एक्स को पैसे देने थे बेटा बताओ किसको? वाई को 10,000 रुपए, और वाई को पैसे देने थे जेड को। तीनों के मध्य अनुबंध हो गया कि एक्स अब पैसे किसको देगा? जेड को। तो पुराना अनुबंध समाप्त होता है इसमें, नवीनीकरण में नया अनुबंध बनता है, तो पुराना अनुबंध पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, विखंडन का मतलब क्या हुआ? एक्स ने वाई को कहा कि मैं तुम्हें कुछ माल दूंगा, वाई ने कहा मैं पैसे दूंगा, बाद में दोनों मिलकर बोलते हैं कि ठीक है अपन अनुबंध क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, तो ये विखंडन है, ठीक है। या हाँ जी बेटा, उसके बाद में परिवर्तन में क्या होता है? 100 पीस की जगह 200 पीस दे देना, मतलब शर्तों में परिवर्तन कर देते हैं। और विमुक्ति का मतलब क्या होता है? विमुक्ति का मतलब याद करो क्या होता है? हाँ जी, आप जो है वो किसी से बताओ 10,000 रुपए लेने थे, 5,000 रुपए ले लेते हो, 10,000 रुपए लेने थे फोन ले लेते हो, या तो पार्ट पेमेंट ले लेते हो, पूरे के लिए मुक्त कर देते हो उसको, जो देना है वही दे दे, या फिर कोई और वस्तु जो है वो दे दे, तो मतलब वैसा उसको विमुक्ति होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या था? व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत लाभों को वापस करना। बेटा एक बात बताओ, एक व्यक्ति को कैंसर और उसने इंश्योरेंस कंपनी को बताया नहीं मुझे कैंसर है, प्रीमियम दे दिया और पॉलिसी ले ली, बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता पड़ा, अब इंश्योरेंस कंपनी पीड़ित पक्षकार है, वो अनुबंध रद्द करती है, तो जो प्रीमियम का पैसा उसने प्राप्त किया है, ठीक है, वो सामने वाले को लौटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो पैसा रख ले। तो व्यर्थनीय अनुबंध के तहत पीड़ित पक्षकार अनुबंध रद्द कर सकता है, लेकिन कोई लाभ प्राप्त किया तो वो सामने वाले को लौटाना पड़ेगा।
और यही चीज व्यर्थ अनुबंध में लागू होगी। जैसे मान लीजिए सपोज करो कि मैं आपको कोई माल दूंगा, ठीक है, कितने दिन बाद, 10 दिन बाद में, आपने मुझे कुछ पैसा एडवांस दे दिया है, 5 दिन बाद में मेरे गोडाउन में आग लग गई और माल जल गया, तो बेटा जो पैसा आपने मुझे दिया है वो मैं आपको वापस दूंगा, क्योंकि व्यर्थ अनुबंध में भी एक पक्षकार ने कोई लाभ प्राप्त किया, उसके बदले सामने वाले पक्षकार को प्रतिफल नहीं दिया है, तो वो लाभ सामने वाले पक्षकार को वापस उसे लौटाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी, बस इसमें ये ध्यान रखना। और लास्ट में है अनुबंध की समाप्ति। अनुबंध कैसे कैसे समाप्त हो सकता है, अनुबंध बेटा कैसे कैसे समाप्त हो सकता है ये देखते हैं अपन। तो देखो, निष्पत्ति द्वारा समाप्ति। निष्पत्ति का मतलब क्या होता है, जब अनुबंध के दोनों पक्षकार अपने अपने वचन का निष्पादन कर देते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, निष्पत्ति। तो ठीक है, अनुबंध समाप्त हो गया। दूसरा बेटा बताओ क्या है, दूसरा इसमें आता है पारस्परिक ठहराव। जैसे पारस्परिक ठहराव में नवीनीकरण, विखंडन, परिवर्तन, विमुक्ति, इनके द्वारा भी अनुबंध समाप्त हो जाता है। निष्पत्ति की असंभावना द्वारा समाप्ति, जैसे कानून में परिवर्तन हो गया, ठीक है, शराब को बैन कर दिया, तो ठीक है, वो अनुबंध का निष्पादन नहीं हो सकता। अनिवार्य मुद्दा समाप्त हो गया, आग लग गई, माल जल गया, तो भी ठीक है। और कोई व्यक्ति जो है वो पागल हो गया, जैसे खतरनाक दुर्घटना हो गई, तो वो अब वो कैसे करेगा, ठीक है। युद्ध छिड़ गया, तो शत्रु देश के नागरिक के साथ अनुबंध हुआ था, वो व्यर्थ हो गया, ठीक है। ऐसे भी अनुबंध समाप्त हो सकता है। समय बीतने के कारण, मान लीजिए रामू ने शामू को कहा था ये माल मुझे 10 दिन में दे देना, शामू नहीं दे पाता है तो अनुबंध समाप्त हो गया। अच्छा, कानून के परिचालन। परिचालन में मतलब कानून में लिखा हुआ, जैसे मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गया, तो जैसे मान लो व्यक्तिगत चातुर्य प्रतिभा वाले अनुबंध थे तो मृत्यु की दशा में अनुबंध समाप्त है। अनुबंध भंग के कारण समाप्ति। रामू को शामू को कोई माल देना था, शामू माल नहीं लेता है, तो अपन पढ़ेंगे अभी 5वें चैप्टर में, रामू के पास में भी अधिकार है कि हाँ वो अनुबंध क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, समाप्त कर सकता है। विमुक्ति दे देता है, जैसे एक्स को पैसे लेने थे वाई से 50,000 रुपए, वाई बोलता है 30,000 ही दे पाऊंगा, एक्स बोलता है लो तू तो 30,000 दे दे, 20,000 मत देना। विमुक्ति दे देता है तो भी अनुबंध क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये है राम, राम के घर में कौन आता है बेटा, रहीम। रहीम रिपेयर करने के लिए आता है, राम मस्ती में लगा हुआ है, बता ही नहीं रहा, रहीम को आवश्यक सुविधाएं नहीं दे रहा कि कौन सी जगह पर रिपेयर करनी है। तो बताओ उस दशा में भी एक व्यक्ति को, वचनदाता को कोई आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी थी अनुबंध का निष्पादन करने के लिए, वो नहीं प्रोवाइड करता है, तो उस दशा में भी अनुबंध क्या हुआ माना जाएगा, समाप्त। अच्छा, लास्ट बेटा अधिकारों का सम्मिलन। एक बात बताओ, एमसीसी ने बेटा एक बिल्डिंग ले रखी है, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए किराए पर ले रखी है, लीज पर ले रखी है, पर महीने का रेंट मान लो कितने रुपए, 5 लाख रुपए। अब बेटा एक बात बताओ, 3 साल बाद में एमसीसी ने वो बिल्डिंग खरीद ली, तो क्या वो जो किराए वाला अनुबंध है वो समाप्त होगा या नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि किराया पे लेना वो लोअर अधिकार है और खरीदना श्रेष्ठ अधिकार है, तो लोअर अधिकार श्रेष्ठ में मिल गए। अरे जब माल हमारा ही हो गया तो फिर काहे का किराया, उस दशा में भी वो किराया वाला अनुबंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 का रिवीजन भी क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। हाँ जी बच्चों, इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। चैप्टर 4 का रिवीजन भी हम निपटा चुके हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ओके है, डन है, एक बार बता दें मुझे। केस स्टडी कहां पर लिखना होता है? प्रोविजन के शुरू में लिखना होता है बेटा, ठीक है। चलिए ओके है यहां तक, ओके जी ओके। अब नेक्स्ट है बेटा देखो पॉइंट नंबर 5वां, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडीज। ये वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अनुबंध का भंग एवं उसके उपचार। अनुबंध का भंग एवं उसके उपचार का टॉपिक क्या कहता है? अनुबंध का भंग क्या होता है बेटा? जब एक व्यक्ति अपने वचन के निष्पादन को पूरा करने से मना कर दे, जब एक व्यक्ति अपने वचन के निष्पादन को पूरा करने से मना कर दे तो उसी को अनुबंध का क्या कहते हैं, भंग कहा जाता है। सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए मिस्टर राम ने कहा था किसको, मिस्टर रहीम को, मैं तुम्हें माल दूंगा, रहीम ने कहा पैसे दूंगा। बाद में बेटा राम रहीम को माल सप्लाई करने से मना कर देता है, तो वो क्या हो गया, अनुबंध का भंग हो गया। बेटा अनुबंध का भंग सर 2 प्रकार का हो सकता है, एक वास्तविक और एक प्रत्याशित। पहले क्या बताया हुआ है, प्रत्याशित बताया हुआ। प्रत्याशित क्या होता है बेटा? अनुबंध के निष्पादन का जो नियत तिथि होती है, नियत समय होता है, उससे पहले ही कोई एक पक्षकार अपने वचन का निष्पादन पूरा करने से मना कर दे तो उसे अनुबंध का प्रत्याशित भंग कहते हैं। जैसे राम को रहीम को कोई माल देना था 25 जुलाई को, ठीक है, और बेटा राम रहीम को 20 जुलाई को टेलीफोन करके बोलता है मैं तुम्हें माल नहीं दे सकता, तो बताओ अनुबंध का निष्पादन होना है 25 तारीख को, उससे पहले ही एक पक्षकार अपने वचन के निष्पादन को पूरा करने से मना कर दे, तो इसे क्या कहते हैं अपन, अनुबंध का प्रत्याशित भंग कहते हैं। अच्छा बेटा, प्रत्याशित भंग 2 प्रकार से हो सकता है, या तो बिल्कुल बोलकर हो सकता है, जैसे शब्दों द्वारा हो सकता है, बोलकर या लिखकर, जैसे राम ने रहीम को फोन करके बोल दिया, या आचरण द्वारा हो सकता है, जैसे बसंती ने कहा था जय वीरू को कि मैं तुमसे 25 तारीख को शादी करूंगी और 20 तारीख को ही वो जय के साथ भाग गई,
तो बेटा वीरू का दिल टूट गया। यहां पर बताओ बोलकर तो नहीं, आचरण से एक व्यक्ति ने अपने अनुबंध को रद्द कर दिया। तो दो प्रकार से हो सकता है। अब बेटा बताओ यदि मान लीजिए क्या होता है, संभावित विखंडन होता है, तो उसके दो पीड़ित पक्षकार को दो अधिकार मिलते हैं। जैसे राम को रहीम को कोई माल देना था 25 जुलाई को, ठीक है, और राम ने 20 जुलाई को मना कर दिया रहीम को कि मैं माल नहीं दूंगा, ठीक है। माल कितने रुपए में देना था, 10 लाख में। राम ने मना क्यों किया रहीम को, इसलिए किया क्योंकि उस दिन उस वस्तु का भाव बहुत बढ़ गया 20 लाख। तो राम ने कहा नहीं नहीं मैं तुम्हें अब नहीं दूंगा माल, ठीक है, क्योंकि रहीम तो 10 लाख में लेगा। इसलिए अब बताओ क्या होगा, रहीम के पास अधिकार है, जिस दिन राम ने अनुबंध रद्द किया उसी दिन वो अनुबंध रद्द कर सकता है, वो भी 20 जुलाई को, और हर्जाना मांग सकता है। उस दिन हर्जाना कितना होगा, 20 माइनस 10 लाख, कि 10 लाख में तेरे से लेता और बाजार में देख 20 लाख में बिक रहा है, 20 लाख में बेचता, मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ, वो आप दो। या फिर वो अनुबंध का जीवित रख सकता है 25 जुलाई तक, ठीक है, और 25 जुलाई तक जीवित रख सकता है, और उस दिन जो हर्जाना बनेगा वो मांग सकता है। मान लो उस दिन भाव 30 लाख हो गया तो 20 लाख ले लेगा, और 15 हो गया तो 5 लाख ले लेगा। अर्थात वो जीवित रखता है तो कोई जरूरी नहीं अपना फायदा हो, दूसरे का भी फायदा करा सकता है। और एक इसमें ये भी आया है, तदोपरांत असंभविता का लाभ उठा सकता है। मान लो सपोज करो 20 से 25 जुलाई के बीच में उस प्रकार के माल के क्रय विक्रय पे सरकार ने रोक लगा दी, तो बेटा राम कहेगा बल्ले बल्ले हो गई अब मेरी, क्यों, क्योंकि सरकार ने रोक लगा दी तो अनुबंध व्यर्थ हो गया, अब मैं अनुबंध पूरा करूंगा ही नहीं, अब कुछ तुम हार जाना मांग ही नहीं सकते। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ये था हमारा प्रत्याशित भंग। अच्छा बेटा वास्तविक भंग क्या होता है, नियत तिथि पर 25 जुलाई को ही राम रहीम को फोन करके बोलता है मैं तुम्हें माल सप्लाई नहीं कर सकता। नियत तिथि पर एक व्यक्ति अपने वचन के निष्पादन को पूरा करने से मना करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंध का वास्तविक भंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो अनुबंध का वास्तविक भंग बेटा कितने प्रकार से हो सकता है। अनुबंध का वास्तविक भंग दो प्रकार से हो सकता है। उस समय पर जब अनुबंध की निष्पत्ति दे होते ही, जैसे मान लो 25 जुलाई आते ही राम ने रहीम को फोन करके सुबह सुबह बोल दिया माल सप्लाई नहीं होगा। अनुबंध की निष्पत्ति के दौरान बेटा एक्स ने अपने घर पे वाई को रिपेयर करने के लिए बुलाया, वाई रिपेयर करने के लिए आ गया निश्चित तिथि को, ठीक है, और बाद में रिपेयर करते करते बीच में काम छोड़ के भाग गया। तो निष्पत्ति के दौरान मान लो काम करने के दौरान भी मतलब वो काम करने से मना कर दे तो वो भी वास्तविक भंग है। दो प्रकार से हो सकता है, एक तो काम शुरू होने से पहले और काम के बीच में भी काम छोड़ता है तो वास्तविक भंग होगा। अनुबंध भंग के लिए उपचार। अब देखो अनुबंध का भंग होता है तो इसमें आपको ये पढ़ने हैं कि 6 प्रकार के हर्जाने देखो यहां पर दिए हुए हैं। साधारण हर्जाना, साधारण हर्जाना क्या होता है बेटा, साधारण हर्जाना वो होता है जो नेचुरल हर्जाना होता है, ठीक है। स्वाभाविक तौर पर एक पक्षकार को क्या हर्जाना होगा, जैसे एक्स को माल सप्लाई करना था वाई को, कितने रुपए का, 10 लाख का, सप्लाई नहीं किया, उस दिन बाजार में भाव 15 लाख है, तो स्वाभाविक हर्जाना कितना है, 5 लाख रुपए है, ये नेचुरल। लेकिन वाई उसको जड़ को आगे बेचेगा और उसने जड़ के साथ अनुबंध कर रखा था 20 लाख में, तो ये अब वाई ये नहीं बोल सकता नहीं मुझे तो 10 लाख का नुकसान हो गया ना। तो बता ये विशेष हर्जाने की एक्स्ट्रा 5 लाख की मांग विशेष हर्जाने की तभी कर सकते हो जब वाई ने एक्स को बता दिया हो, बताया था ना, वाई ने एक्स को बता दिया हो कि हाँ मैंने ये माल मैं जड़ को दूंगा, तो विशेष हर्जाने की मांग कर सकते हो, अन्यथा आपकी सिर्फ साधारण हर्जाना ही मांग होगा, ठीक है। बदले की भावना के हर्जाने ये दो केस में होता है, विवाह करने का आपने वचन तोड़ दिया या बैंक ने आपका चेक गलती से अनादरित कर दिया तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है तो आप बैंक से हर्जाना मांग सकते हो। मामूली हर्जाना, किसी को कोई नुकसान ही हुआ ही नहीं है फिर भी बोल रहा है अनुबंध तोड़ दिया, तो ले भाई 10 पैसे 1 रुपए ले ले तेरे, ताकि तेरे मन में तसल्ली हो जाएगी इसने अनुबंध तो तोड़ा है क्योंकि तेरे को कोई नुकसान तो ही नहीं रहा। देरी, यदि मान लो ट्रांसपोर्ट वाला जो बंदा है, माल लाने वाला जो बंदा है, कैरियर ट्रांसपोर्ट वाला, वो माल लाने में देरी कर दे तो देरी के कारण जो विनाश हुआ है उसके लिए भी हर्जाना मांग सकते हो। पूर्व निर्धारित हर्जाना क्या होता है बेटा, पूर्व निर्धारित हर्जाना वो होता है जिसमें दोनों पक्षकार बोल देते हैं कि भैया देखो अनुबंध भंग हुआ तो 1 लाख रुपए का हर्जाना एक पक्षकार को देना पड़ेगा, वो पूर्व निर्धारित है। लेकिन पूर्व निर्धारित हर्जाना ध्यान रखना वास्तविक हर्जाने से ज्यादा नहीं होगा। वास्तविक 50,000 ही हुआ है तो आप 50,000 ही मांग सकते हो, 1 लाख नहीं मांग सकते, और वास्तविक ज्यादा हो गया तो पूर्व निर्धारित 1 लाख ही मांग सकते हो। इसलिए पूर्व निर्धारित हर्जाना तो मांग रखना ही बेवकूफी है। अब बेटा ये वाले टॉपिक में बच्चों को बार बार डाउट आते हैं, अर्थदंड तथा निस्तारित हर्जाना में क्या अंतर होता है सर, ठीक है। देखो अर्थदंड और निस्तारित हर्जाने में मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं बेटा, मान लो सपोज करो मैंने आपको कह दिया कि यदि अनुबंध भंग हुआ तो देखो 1 लाख रुपए का मुझे नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल एक रीजनेबल एस्टिमेट लगा रहे हैं, एक फेयर एस्टिमेट लगा रहे हैं, वो तो है बेटा निस्तारित हर्जाना। लेकिन मान लो अनुबंध भंग हुआ तो मैं आपसे 20 लाख रुपए हर्जाना मांगूंगा, अंट शंट कितना भी हर्जाना मांगने की बात कर रहे हैं, वो जुर्माना है बेटा। वो बताओ क्या है, जुर्माना है। तो जो आप राशि मांग रहे हो वो बहुत बहुत अधिक है, वो एक जुर्माना है, ठीक है। और जो राशि आप मांग रहे हो ना वो बताओ क्या है, वो एक रीजनेबल है, तो वो बताओ क्या है, निस्तारित हर्जाना है। और आप जो वास्तविक जो आपका नुकसान है, जो अनुमानित नुकसान है, उससे आगे बढ़कर कहीं ज्यादा पैसा मांग रहे हो, अतिरिक्त पैसा मांग रहे हो, वो जुर्माना है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
यदि आप किसी में डर व्यक्त करना चाहते हो और 20 लाख की पेनल्टी लग जाएगी, वो जुर्माना है, और एक मान लो रीजनेबल एस्टिमेट क्या, देखो मेरे को इतने का नुकसान हो जाएगा, वो निस्तारित हर्जाना है। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा बेटा, अब देखो अनुबंध भंग होता है तो हर्जाना तो मांग ही सकते हो, उसके अलावा एक पीड़ित पक्षकार के पास और क्या क्या अधिकार होते हैं? अनुबंध का खंडन, एक्स ने वाई को माल नहीं दिया तो वाई के पास में भी क्या अधिकार है? वाई के पास में भी अधिकार है कि सर वाई भी अनुबंध को रद्द कर सकता है। अच्छा, मात्रा अनुसार भुगतान, बेटा जितना काम उतना दान। ठीक है, एक बात बताओ, एक्स ने वाई को बेटा बताओ क्या दिया? 100 पीस देने थे, 50 दे दिए, वाई 50 लेने से मना कर रहा है, तो एक्स के पास क्या अधिकार है? जितना माल दिया उतने का पैसा भी मांग सकता है, 50 का हर्जाना तो मांगेगा ही अनुबंध भंग के, जितना माल दिया उतना भी पैसा मांग सकता है, ये मात्रा अनुसार भुगतान होता है। अब देखो मात्रा अनुसार भुगतान की मैं बात करूं तो मात्रा अनुसार भुगतान में, हाँ जी बच्चों, मात्रा अनुसार भुगतान में कितने केसेस में हो सकता है? जैसे एक तो एक ठहराव व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ ठहराव जैसे मान लो एक्स ने वाई को कोई माल देना है, 100 पीस देने हैं, 100 में से 50 दे दिए, 50 पे बैन लगा दी सरकार ने, बाद में नहीं दे सकते, तो ठीक है जितना दे दिया उतना दे दो पैसा। एक तो इस दशा में हो सकता है। अनुग्रह पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक का मतलब हमारा इरादा उससे पैसे लेना था, एक वाई सोच रहा है यार फ्री में देना, अच्छा पैसे लोगे क्या तुम? हाँ भैया, तो जितना दिया उतना तो दो 50। ठीक है, अच्छा उसके बाद में मान लो मैं सपोज करो मैं एमसीसी को सेवाएं दे रहा हूं, हमारे बीच में कोई पारिश्रमिक तय नहीं हुआ, बाद में मैंने कहा नहीं मैं तो इतना लूंगा, उन्होंने कहा नहीं इतना, चलो ठीक है आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, लेकिन जितनी सेवाएं दी उतने का तो पैसा दो। ठीक है, उसके बाद में अनुबंध का निष्पादन करने से मना करता है, त्यागता है, जैसे वाई अनुबंध का निष्पादन नहीं कर रहा तो ठीक है जितना तूने लाभ ले लिया उतना तो दे भाई। ठीक है, और एक अनुबंध विभाजनीय है, विभाजनीय है तो भूल पर न होने वाला पक्षकार भी, देखो भूल पर न होने वाला पक्षकार कोई लाभ उठा, जैसे मान लो एक्स ने वाई को 100 पीस देने थे, 50 ही दे दिए, और अब वाई जो है वो अब एक्स बाकी पीस देने से मना कर देता है, तो बेटा बताओ क्या होगा? जो पक्षकार भूल कर रहा है ना, जैसे एक्स है, वो भी पैसे मांग सकता है, यदि विभाजनीय तो मांग सकता है, अविभाजनीय में बेटा कभी भी नहीं मांग सकता, जो दोषी पक्षकार होता है। विभाजनीय है तो फिर दोषी भी मांग सकता है। अविभाजनीय है तो बेटा बताओ, जैसे मान लो एक एक्स ने वाई के घर की मरम्मत कर दी, 1 लाख रुपए की बात हुई थी, एकदम घटिया काम किया, तो एक्स बोलेगा भाई इतना तो ढंग से काम किया उतना तो दो, तो घटिया काम होता है तो उसमें भी फिर आप मांग सकते हो जितना काम उतना दाम। विशिष्ट निष्पादन हेतु बात, बेटा ब्रिटेन की महारानी से मैंने अनुबंध किया, वो मुझे कोहिनूर हीरा देगी, मैं उसे 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ क्या 100 करोड़ रुपए दूंगा, अब वो मुझे हीरा देने से मना कर देती है, वैसा हीरा मुझे कहाँ मिलेगा? महेंद्र सिंह धोनी को मैंने कहा कि जिस बैट से तुमने छक्का लगाकर मैच जिताया था वो बैट मुझे दे दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? 100 करोड़ रुपए दूंगा। अब बेटा जब बताओ क्या होता है? जब पर्याप्त हर्जाना उपलब्ध नहीं होता है, कोई मेरे पास विकल्प नहीं है, तो उस दशा में मैं बोल सकता हूं कोर्ट में जाके, किसको बोलो कि यह चीज मुझे देनी पड़ेगी। विशिष्ट निष्पादन हेतु मैं वाद प्रस्तुत कर सकता हूं। निषेधाज्ञा के लिए वाद क्या होता है? निषेधाज्ञा के लिए वाद होता है किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करने से मना किया था, मैंने दीपिका पादुकोण को कहा था मैं तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें 1 साल तक हमारे यहाँ काम करना है, किसी और के यहाँ काम नहीं करना, वो 1 साल के दौरान कहीं और पे काम करने लग जाती है, तो मैं निषेधाज्ञा के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता हूं, अर्थात उसको वो कार्य करने से रोक सकता हूं जो कार्य उसने नहीं करने का वादा किया था। और ये आपको पता ही है कि जो पक्षकार सही है, मतलब जो पीड़ित पक्षकार है, केवल हर्जाने की मांग वही कर सकता है, दोषी पक्षकार कभी भी हर्जाना नहीं मांग सकता है। और इसी के साथ में हमारा यूनिट नंबर 5 का रिवीजन भी बेटा कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई है। ठीक है, हाँ जी, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए 5 मिनट, चलिए जी नेक्स्ट यूनिट, आज की आखिरी यूनिट स्टार्ट करेंगे हम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लास्ट यूनिट। हाँ जी बच्चों, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की लास्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है संयोगिक तथा अर्ध अनुबंध। संयोगिक और अर्ध अनुबंध में क्या होता है? जैसे एक्स गया बेटा इंश्योरेंस कंपनी के पास अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास गया अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने के लिए, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा ठीक है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कर देते हैं हम, ठीक है, लेकिन आप हमें प्रीमियम दे दो और आपकी गाड़ी को यदि नुकसान हुआ तो आपकी गाड़ी के सारे नुकसान की भरपाई करेंगे। मतलब इंश्योरेंस कंपनी एक्स को पैसा कब देगी, अपने वचन का निष्पादन कब करेगी? जब कोई ऐसी घटना घट जाएगी जिसका घटना अनिश्चित है। ये होते हैं संयोगिक अनुबंध, कि कोई ऐसे अनुबंध जो किसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर निर्भर करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन? संयोगिक अनुबंध कहते हैं। समझ में आ गया? और वो जो घटना होती है वो देखो, मेन चीज तो बताओ क्या है, एक्स प्रीमियम दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी इसको क्लेम देगी,
वो जो घटना होती है वो तो सहायक होती है, समपार्श्विक होती है। गाड़ी को आग लगना, गाड़ी का नुकसान होना, वो समपार्श्विक होती है। समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट देखो इसमें आता है संयोगिक अनुबंध के आवश्यक तत्व है। देखो सबसे पहले तो संयोगिक अनुबंध जो है वो बताओ क्या होता है? किसी घटना के घटने या न घटने पर निर्भर करता है, आपको पता ही है, ठीक है। और जो घटना होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बेटा? समपार्श्विक होनी चाहिए। समपार्श्विक मतलब जो घट भी सकती है और जो नहीं भी, मत सॉरी, समपार्श्विक का मतलब, रिकॉर्डिंग चालू कर दी मैंने, हाँ ठीक है। समपार्श्विक जो ध्यान से सुनना, अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए। मतलब देखो मेन चीज तो प्रीमियम देना है और क्लेम देना है, ठीक है। वो जो घटना है वो बताओ क्या है? वो तो गाड़ी को वो तो समपार्श्विक है ना मुख्य अनुबंध को पूरा कराने में। संयोगिक घटना केवल वचनकर्ता की इच्छा नहीं होनी चाहिए। बेटा मैंने कहा कि मैं आपको फोन दूंगा और आप पैसे दे देना, ये तो मेरी इच्छा है, तो ये कहीं का संयोगिक है? इच्छा किसी की नहीं होनी चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना आप। इच्छा है तो संयोगिक नहीं होगा, घटना निश्चित होनी चाहिए। घटना निश्चित है तो फिर संयोगिक होगा ही नहीं ना कुछ उसमें। अब बेटा संयोगिक अनुबंध के प्रवर्तन से संबंधित कुछ नियम है। बेटा सबसे पहले यदि संयोगिक अनुबंध किसी घटना के घटने पर निर्भर है, एक बात बताओ, जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस कंपनी ने कहा क्लेम तब दे देंगे जब गाड़ी को आग लग जाएगी या गाड़ी को नुकसान हो जाएगा, तो बताओ क्लेम मतलब इंश्योरेंस कंपनी पर दावा कब कर सकते हैं, कब प्रवर्तन करा सकते हैं? जब वो घटना घट जाए। अच्छा, किसी घटना के न घटने पर निर्भर है, इसका मतलब क्या? इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपको अगले साल आपका प्रीमियम पर 25% का छूट देंगे हम, यदि मान लीजिए आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं होता, इस साल आप नो क्लेम बोनस लेते हो, तो बताओ किसी घटना के न घटने पर निर्भर है, मतलब मेरे को 25% बोनस कब मिलेगा? जब इस साल मेरी गाड़ी को नुकसान नहीं होगा, मैं क्लेम नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा ये आपको बताया था इसमें सी वाला पॉइंट, जैसे एक्स ने कहा किससे? वाई से। हाँ जी, एक्स ने कहा बेटा सॉरी, एक्स ने कहा किससे? वाई से, कि भाई मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, लेकिन बाद में एक्स ने किसी और से शादी कर ली। तो किसी व्यक्ति के आचरण पर निर्भर करता है कोई कार्य, और वो व्यक्ति वो उसके जगह कोई दूसरा काम कर लेता है, तो ठीक है, फिर वो अनुबंध व्यर्थ हो गया। और निश्चित समय के भीतर घटने पर निर्भर है, जैसे एक साल के अंदर अंदर 1 साल का प्रीमियम दिया तो 1 साल में नुकसान हो जाएगा तो ये पैसे देंगे। तो बताओ कब बताओ प्रवर्तन करा सकते हैं? जब घटना निश्चित समय में घट जाए, और निश्चित समय में न घटने पर निर्भर है तो निश्चित समय में न घटे, और असंभव कार्य को करने से संबंधित है। एक्स कहता है वाई को ये जो 2 लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइन है, ये आपस में गोला बना दें, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन तो कैसे गोला बन जाएगी आप बताओ? चलते चलते तो कैसे गोला बन जाए? स्ट्रेट लाइन क्या गोला बन सकती है क्या? कभी भी नहीं बन सकते। मतलब वो अनुबंध फिर व्यर्थ है, असंभव कार्य को करने का है। संयोगिक और बाजिक के, संयोगिक अनुबंध और बाजिक के ठहराव में अंतर क्या होता है? संयोगिक अनुबंध में तो किसी घटना के घटने या न जो समपार्श्विक घटना के घटने या न घटने पर कोई काम होगा या नहीं होगा। बाजी के ठहराव में किसी अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर कोई पैसा दिया जाएगा, ठीक है। संयोगिक अनुबंध जो होता है उसमें व्युत्क्रम वचन होते हैं। व्युत्क्रम वचन का मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा और तुम मुझे प्रीमियम। इसमें बेटा बताओ, सॉरी, संयोगिक अनुबंध में हो सकता है, संयोगिक अनुबंध हो सकता है व्युत्क्रम वचनों का समावेश न करे, आएगा बेटा यहाँ पे, समावेश न करे। जैसे मान लो आपने प्रीमियम दे दिया, आपने वचन नहीं दिया, प्रीमियम अनुबंध के समय ही आपने बताओ क्या दे दिया? पैसा दे दिया। लेकिन बाजी के ठहराव में तो दोनों सिर्फ वचन देते हैं ना, तो वो व्युत्क्रम वचन हो गए, दोनों एक दूसरे को वचन देते हैं सिर्फ, ठीक है। अनिश्चित घटना, संयोगिक अनुबंध में घटना समपार्श्विक होती है, और बाजी में तो वो घटना बारिश आना ही, ठीक है, या किसी टीम का हारना जीतना, वही सबसे अहम होता है। अनुबंध की प्रकृति, संयोगिक अनुबंध कभी भी सट्टेबाजी का नहीं होता, बाजी का नहीं होता। लेकिन बाजी के ठहराव में भी बताओ संदिग्धता होती है नहीं होती? वो संयोगिक होता है। बताओ संयोगिक अनुबंध में जो आपका घर है, आपकी गाड़ी है, तो आपका हित होता है। बाजी के अनुबंध में किसी का कोई हित नहीं होता। बेटा संयोगिक अनुबंध में बताओ दोनों व्यक्ति लाभ हानि, मतलब बताओ क्या होता है? लाभ हानि की उस पर सिद्धांत पर आधारित नहीं होते वो, क्योंकि संयोगिक अनुबंध में ऐसा नहीं किसी को लाभ हो गया हानि हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बाजी के ठहराव में तो एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी। संयोगिक अनुबंध भारत में वैध और बाजी के ठहराव भारत में क्या है? व्यर्थ होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा, गर्भित या अर्ध अनुबंध आज आपको बताया था बेटा, एक बात बताओ, गर्भित और अर्ध अनुबंध क्या होते हैं? जहां पक्षकारों का इरादा अनुबंध बनाने का नहीं होता, कानून कहता है आप दोनों के बीच में अनुबंध बन गया। क्योंकि बताओ जैसे खोया हुआ माल पाया गया तो आपका दायित्व तो उसका अधिकार है वो आपसे ले सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो एक व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा। तो जहां पर पक्षकारों का इरादा अनुबंध बनाने का नहीं होता, कानून कहता है अनुबंध बन गया, वो आपके क्या होते हैं? अर्ध अनुबंध होते हैं, ठीक है। अर्ध अनुबंध की अब मैं बात करूं तो अर्ध अनुबंध के देखो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। देखो एक तो असक्षम व्यक्ति है, जैसे अवयस्क है या अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, उनके साथ किए गए ठहराव व्यर्थ होते हैं, परंतु आपने उनको अनिवार्यताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराई है या अनिवार्यताओं के लिए कोई पैसा दिया, तो उसके लिए फिर वो मेन अनुबंध तो व्यर्थ है। कानून कहता है कि देखो हम बोल रहे हैं अनुबंध, तो अर्ध अनुबंध के आधार पर आप उनसे पैसा ले सकते हो। बी वाला पॉइंट केस स्टडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हितधारक व्यक्ति द्वारा बेटा भुगतान, मैंने जो है बेटा अपना एक घर है मेरे पास, कहां पर? मुंबई के अंदर, वो मैंने दिशा पाटनी को दे रखा है बेटा किराए पर।
अब बेटा उस घर पर मेरा कोई लोन चल रहा है, वो लोन यदि मान लो मैं रीपे नहीं करूंगा तो दिशा पाटनी को भी घर खाली करना पड़ेगा, बैंक वाले घर जब्त कर लेंगे। तो दिशा पाटनी ने मेरे घर का लोन चुका दिया बैंक वाले को, तो बताओ एक तृतीय पक्षकार ने, उसका कोई हित है, उसकी लायबिलिटी नहीं थी, उसका हित है, लेकिन उसके लिए भुगतान कर दिया, तो वो भुगतान मुझसे मांग सकती है, चाहे मैंने उसको कुछ नहीं कहा था, अर्ध अनुबंध के तहत मांग सकती है क्योंकि वो हितधारक है। अच्छा, उसके बाद में मूल्य सहित, मूल्य सहित मतलब रेस्टोरेंट में गए आप बैठ गए और सामने वाला कॉफी दे देता है, तो उसका इरादा क्या, आपसे मूल्य लेना है, तो फिर ठीक है, आप कोई अनुबंध नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या आता है, खोई भी वस्तु में तो आपको पता ही है कि भाई ठीक है, कोई भी वस्तु में जो व्यक्ति प्राप्त करता है अनुबंध नहीं है लेकिन फिर भी आपको लौटानी पड़ेगी। और गलती से आपने पैसे दे दिए, कोई गलती से 10,000 की जगह 15,000 रुपए दे दिए, तो 5,000 ले सकते हो कि भाई एडवांस दिया, ऐसा माना जाएगा 5,000 रुपए। और बेटा गर्भित अनुबंध और सामान्य अनुबंध में अंतर क्या होता है? गर्भित अनुबंध देखो, गर्भित अनुबंध में वैध अनुबंध के अनिवार्य तत्वों का अभाव होता है, जैसे वैध, प्रस्ताव, स्वीकृति, वो सब नहीं होते। और नॉर्मल अनुबंध में अनिवार्य तत्व होते हैं। बेटा गर्भित अनुबंध कानून द्वारा थोपा जाता है और वैध अनुबंध जो होता है पक्षकारों द्वारा बनाया जाता है। इसी के साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमारा रिवीजन खत्म हो चुका है। होप सो आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, यहां तक आपको रिवीजन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। फास्ट रिवीजन अपने को करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ओके ओके जी, ओके ठीक है, चलिए हाँ जी बाय।